बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied algorithm, its definition, its role in problem solving, formulation of an algorithm, and one example of algorithm. In this lecture, we will study the examples of algorithms. आज हम वर्क फॉर डे 13 में बेटा एग्जाम्पल्स देखेंगे एल्गोरिथम्स की। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखी थी टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। ठीक है, आज हम देखेंगे रिमेनिंग एल्गोरिथम और इसके अलावा एक्टिविटी 1.7 और 1.8। यहाँ पे मैंने कुछ एल्गोरिथम्स पहले से राइट डाउन किए हुए हैं, कुछ एल्गोरिथम मैं भी आपके सामने लिखूंगा। वजह यह है कि बेटा लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है अगर मैं सारे लिखूंगा, इसलिए मैं कुछ लिख दिए हैं और कुछ मैं भी आपके सामने लिखूंगा। कुछ एल्गोरिथम मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो हमने फ़्लो चार्ट में नहीं देखे थे, जैसे ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका हमने फ़्लो चार्ट नहीं देखा था, हम इसका एल्गोरिथम आज देख लेंगे। ठीक है, मैंने आपको खुद कहा था ये देखने को। उसके अलावा एक्टिविटी हमने खुद करनी है, ये हम खुद अभी एल्गोरिथम इसका बनाएंगे। अब बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम टॉपिक पढ़ाया था वो मैंने बुक से रीड नहीं करवाया था, मैं भूल गया था, मैंने आपको बुक से रीड नहीं करवाया। मैंने एक एग्जांपल जो की थी हमने एल्गोरिथम की, उसके बाद वाला रीड करवा दिया था बुक से। ठीक है, तो पहले हम वो रीड करते हैं, उसके बाद फिर हम आज का एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा पहले आप निकालें पेज नंबर 17 निकालें बेटा, फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें बस मेन पॉइंट जो समझाने वाला है आपको वो इफ़ एल्स वाला है, उसकी उसने एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दी हुई है। बाकी वही बातें जो मैंने आपको बता दी थी, बाकी मैं नहीं समझाऊंगा। इफ़ एल्स को मैं जो बुक से उसने वर्डिंग ली है, जो बुक की वर्डिंग है वो मैं आपको समझाऊंगा इफ़ एल्स की स्पेशली, बाकी मैं बस रीड करूँगा। ठीक है, बाकी मैं सारा आपको समझा चुका हूँ। Formulation of an algorithm. There are different notations, keywords to write an algorithm. We use the notations presented in table 1-2 to write an algorithm. Start. It is the starting point of an algorithm. Every algorithm must have one starting point. यहाँ उसने कहा है कि हर algorithm का कम से कम एक स्टार्टिंग पॉइंट लाजमी होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। ठीक है, इनपुट, इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूज़र एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम। ये मैंने आपको एग्जैक्टली यही लाइन मैंने बोर्ड पे लिखी थी और समझा दी थी मैंने आपको। ठीक है, आज हम फिर देखेंगे ये एल्गोरिथम्स में देखेंगे कैसे इनपुट काम करता है। सेट, इट इज़ यूज टू गिव नेम टू डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। ये भी मैंने बताया था कि एक तो आप इसको जो डेटा है उसको आप नेम देते हैं सेट से, और वैल्यू को अपडेट भी करते हैं, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको अपडेट भी करते हैं, मतलब चेंज भी करते हैं। इफ एल्स, ये बेटा आपने ध्यान से सुनना है। इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन, ये मैंने बताया था, ये कंडीशन चेक करता है ट्रू है या फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल द कंडीशन लाइक इफ ए इज़ लेस देन बी, क्या दी हुई कंडीशन, इफ ए इज़ लेस देन बी। A condition is evaluated as true or false. वो कह रहे हैं ये कंडीशन इवेल्यूएट कैसे होती है, या ट्रू या फॉल्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। In case the condition is true, then the statements related with if part are executed. ये मैंने बताया था आपको बेटा कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो जो स्टेटमेंट्स if पार्ट में है, मतलब if पार्ट जो है आपका पूरी कंडीशन का वो रन करेगा, एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज द स्टेटमेंट्स ऑफ एल्स पार्ट आर एग्जीक्यूटेड। अदरवाइज इसके अलावा अगर ये ना हो, अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर क्या चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा, या एल्स में जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो चलेंगी। ठीक है, द स्टेटमेंट्स ऑफ एल्स पार्ट आर एग्जीक्यूटेड, मतलब एल्स पार्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। यूजेज, अब यहाँ बेटा उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है, गौर से देखें। सपोज ए इज इक्वल टू 5, ए की वैल्यू क्या है 5, एंड b इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 7, b की वैल्यू 7 है। इफ a इज लेस देन 5, अब क्या कंडीशन है, क्या a 5 से लेस है। सेट c टू 10, वो कहता है सेट c टू 10, इसका मतलब वो कह रहा है कि मेमोरी में जाके c को 10 वैल्यू दे दो अगर a लेस देन है 5। ठीक है, एल्स सेट c टू 20, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब a 5 से लेस नहीं है, तो क्या करो, c को कर दो सेट 20। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आप गौर से देखें, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 7 है। वो कहता है इफ a इज लेस देन 5
ए की वैल्यू 5 है, कह रहा है क्या 5 से लेस है? नहीं बेटा, ये तो कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 5 से लेस नहीं है बल्कि 5 के इक्वल होता है। तो यहाँ उसको ये लिखना चाहिए था इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल टू भी नीचे वो साइन डालता, तब हमें कंफर्म हो जाता कि कंडीशन ट्रू है। इस पर कंडीशन फॉल्स है। जब फॉल्स होती है तो क्या चलता है? एल्स पार्ट चलता है। ठीक है, एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि सेट कर दो सी की वैल्यू 20, जो उसने बुक में लिखा हुआ है। दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ लास्ट टाइम आपको ताकि समझ आ जाए। सपोज ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 7, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 7 है। इफ ए इज लेस देन 5, अगर ए की वैल्यू 5 से लेस हो, सेट सी टू 10, सी की वैल्यू मेमोरी में जाके कर दो सेट 10। ठीक है, एल्स सेट सी टू 20, एल्स अगर ये सही नहीं है कंडीशन तो सी की वैल्यू 20 सेट कर दो। इस वक्त जो वैल्यूज दी हुई हैं उसने ए की और बी की, ए की बात ज़्यादा होगी, बी की तो वैल्यू का फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि वो तो बेटा कंडीशन में है ही नहीं। तो ए की वैल्यू हमारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ए की वैल्यू क्या है? 5 इज़ लेस देन 5 कंडीशन लिखी हुई है, तो ये गलत है। 5 इज इक्वल टू 5 असल में। ठीक है, तो यहाँ एल्स पार्ट चलेगा विच इज सी इज इक्वल टू 20, मतलब मेमोरी में सी की वैल्यू 20 सेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, राइटिंग एल्स पार्ट इज ऑप्शनल। वो कहता है एल्स पार्ट लिखना ऑप्शनल है। अगर आप एल्स बेटा नहीं भी लिखेंगे ना, तो क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है तो जो भी इफ़ के बाद लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हों और चाहे वो गो टू लिखा हो। मैंने ये भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, गो टू ट्रांसफ़र करता है कंट्रोल को, या उस इफ़ के नीचे एंड लिखा हो तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसका मतलब एल्स पार्ट क्या हमारे लिए? ऑप्शनल है। ये बेटा ऑप्शनल होता है तब जब एक ही इफ़ कंडीशन हो। जब मल्टीपल इफ़ कंडीशन उससे हो जाती हैं तो ये एल्स ऑप्शनल नहीं रहता। वो आपको आपके सिलेबस में नहीं है, वो आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। ठीक है, नेस्टेड इफ में। तो इसलिए अभी फिलहाल आप ये जो एग्जाम्पल है इसी तरह देखें। उसके बाद है बेटा गो टू। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी खास स्टेप पे आप लेके जा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं कंट्रोल को। अभी आज हम बेटा ये देखेंगे गो टू एल्गोरिथम्स में। ठीक है, इट इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड इन लूप्स। ये कहाँ आमतौर पे यूज़ किया जाता है? लूप्स में। मैंने आपको लूप्स बताए थे क्या होते हैं। आउटपुट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज। स्टॉप, इट इज़ द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। आउटपुट आपको पता है वैल्यूज को डिस्प्ले करवाता है और स्टॉप या एंड एल्गोरिथम को टर्मिनेट करता है या एग्जिट करता है। ठीक है, तो ये हमने बेटा कर लिया रीडिंग। ये बस आपकी लास्ट लेक्चर वर्क फॉर डे 12 था जी, वर्क फॉर डे 12 की ये रीडिंग रह गई थी बस। ठीक है, और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी रह गए थे। शॉर्ट क्वेश्चन एक ही था, वो जो हमने एल्गोरिथम देखा था उस दिन, सम, प्रोडक्ट और एवरेज वाला, वो मैं आपको नोट्स में भी बता देता हूँ। इसके अलावा बेटा मैंने आपको नोट्स में फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं दिए हुए, मुझे देने चाहिए थे, पता नहीं स्किप हो गए मुझसे। कोई बात नहीं, आप लोग जब आएंगे स्कूल तो मैं आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखवा दूंगा। स्टार्ट का एक बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन, इनपुट का बनेगा, सेट का बनेगा, इफ एल्स का बनेगा, गो टू, आउटपुट, स्टॉप, सबके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। एक एक लाइन के इनका आंसर होगा या दो लाइन का। ठीक है, तो इसलिए वो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्मुलेशन के जब आप लोग वापस आएंगे तब मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, नोट्स पे आ जाए। नोट्स का पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 47, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। ये आपने बेटा वही एल्गोरिथम लिखना है जो हमने उस दिन लिखा था। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो हम आज से अब देखेंगे। ठीक है, तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, वर्क फॉर डे 13, एल्गोरिथम नंबर 2, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द अप्लाइड फोर्स। वो कह रहा है आप एक्सेलरेशन फाइंड करें एक मूविंग ऑब्जेक्ट की जिसकी फोर्स और मैस उसने दिया हुआ है। ठीक है, मतलब विद गिवन मैस एंड अप्लाइड फोर्स, जो उसका मैस है वो भी दिया हुआ है और जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो भी दिया है। मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट में भी वही सेम है बेटा ये, कि आपके पास जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है F इज इक्वल टू ma, उससे इसका आंसर आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ टॉप पे फॉर्मूली लिखा हुआ है कि इसमें फॉर्मूली यूज होंगे मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स में, तो वो हम यहाँ लिख लिया करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F इज इक्वल टू ma, हमने फाइंड करनी है बेटा वैल्यू एक्सेलरेशन की, तो F को कर देंगे डिवाइड हम m से। यही हमने बेटा यहाँ लिखा हुआ है, फोर्स डिवाइडेड बाय मैस। मैंने आपको उससे भी बताया था। ठीक है, इसलिए अब मैं दोबारा नहीं समझा रहा, मैंने आपको समझा दिया था, वरना लेक्चर दोबारा देख लें, वो आपने ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टार्ट। वो आपको पता है स्टार्ट ही होता है पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, इनपुट, नंबर्स कॉमा मैस कॉमा फोर्स। अब आपको यहाँ एक कन्फ्यूजन होगी, वैसे उसको नहीं लिखना चाहिए था यहाँ नंबर्स, लेकिन सही है, एक लिहाज से उसने लिख दिया है, एक लिहाज से उसकी भी बात सही है, नंबर्स, क्योंकि बेटा हम मैस और फोर्स में कोई नंबर देंगे, तो इसलिए उसने यहाँ लिखा हुआ है इनपुट नंबर्स। ठीक है, नंबर्स का मतलब है जो मैस और फोर्स की वैल्यूज होंगी। ठीक है,
कहता है इनपुट नंबर्स मैथ्स फोर्स, मतलब आप नंबर्स इनपुट करो मैथ्स के और फोर्स के, या वैल्यू इनपुट करो मैथ्स की और फोर्स की। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 सेट, मतलब प्रोसेसिंग हो रही है इधर। सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स डिवाइडेड बाय मैथ्स। अब यहाँ देखें बेटा, फोर्स पूरा लिखा है, यहाँ मैथ्स पूरा लिखा है, एम नहीं लिखा ना एफ लिखा है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए भी लिखा था इधर, वरना ये पूरा इस एल्गोरिथम में लिखा है, ऊपर भी स्टेप 2 में भी और स्टेप 3 में भी। ठीक है, अगर आप यहाँ लिखते हैं एम, यहाँ लिखते हैं एफ, तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा एफ और यहाँ भी लिखना पड़ेगा एम। ठीक है, ये बात मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी कि सेम नेम होना चाहिए। ठीक है, सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये समझ आ गई। ये सिंपल है, जो हमने प्रोसेसिंग सिंबल में किया था फ्लो चार्ट में, वो हम यहाँ कर रहे हैं। और ये सेट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे बेटा सेट मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, और जो हमने एल्गोरिथम देखा था लास्ट लेक्चर में उसमें भी, कि सेट में क्या होगा, कंप्यूटर में जाके एक एक्सेलरेशन नाम का वेरिएबल बनेगा, मैथ्स का भी बनेगा, फोर्स का भी बनेगा, और उनकी वैल्यूज पुट होंगी जब यूजर इनपुट करेगा वैल्यूज। ठीक है, जो भी यूजर इनपुट करेगा वैल्यू वो यहाँ पे आके अप्लाई होंगी और फिर इस एक्सेलरेशन में जाके सेव हो जाएंगी एक्सेलरेशन वेरिएबल में। उसके बाद फिर आउटपुट में एक्सेलरेशन का हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 आउटपुट एक्सेलरेशन और स्टेप नंबर 5 एंड। बहुत आसान एल्गोरिथम है ये, और अगले भी बहुत आसान एल्गोरिथम है। आगे जाके थोड़े से मुश्किल होंगे जब हम कंडीशनल एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, जैसे हमने कंडीशनल फ्लो चार्ट्स पढ़े थे, आगे जाके हमने कंडीशनल एल्गोरिथम्स भी पढ़नी है। ठीक है, और रिपीटिंग स्टेप एल्गोरिथम भी शायद हम देखें आगे जाके। तो इसलिए अभी तो ये बहुत आसान एल्गोरिथम आ रहे हैं, इसलिए मैं इस पर इतना टाइम नहीं लगा रहा। ये आपको पहले ही मैंने फ्लो चार्ट में बता दिए, तो बहुत इजी है। ठीक है, अगर ये आपको एल्गोरिथम समझ नहीं आएंगे अभी इस वक्त, तो फिर आगे वाले भी नहीं आ सकेंगे। तो इसलिए एक बार और बता रहा हूँ मैं। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 इनपुट नंबर्स मैथ्स फोर्स, मतलब जो आपने वैल्यू इनपुट करवानी है मैथ्स की और फोर्स की। क्यों इनपुट करवा रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूले में बेटा आपने फोर्स और मैथ्स की वैल्यू देनी है, तो इसलिए हमने इनपुट करवाई है वैल्यूज। नंबर्स का मतलब जो आप मैथ्स और फोर्स को नंबर्स देंगे। अगर आप यहाँ नंबर्स नहीं भी लिखते ना बेटा, अगर आप यहाँ लिख देते हैं इनपुट मैथ्स फोर्स, या इतना लिख देते हैं इनपुट वैल्यू ऑफ मैथ्स एंड फोर्स, तब भी सही है। अब आपने ये नहीं करना जो बुक में लिखा है मैंने वही लिखना है। तो अगर आप नंबर्स की बजाय वैल्यू भी लिख देंगे तब भी सही होगा, या आप सिंपल लिख देंगे इनपुट मैथ्स एंड फोर्स, तब भी सही है, गलत नहीं होगा। ठीक है, ये नंबर्स इसलिए उसने लिखा हुआ है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब ये है कि आपने मैथ्स और फोर्स में बजाय टेक्स्ट के कोई वैल्यू देनी है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू देनी है। ठीक है, इसलिए उसने नंबर्स लिखा हुआ है। नहीं भी लिखेंगे तो आपको पता है, अंडरस्टूड है, मैथ्स और फोर्स में हम वैल्यू ही देते हैं। ठीक है, सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स डिवाइडेड बाय मैथ्स, ये फॉर्मूला है, मैंने आपको बता दिया था। आउटपुट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी मेमोरी में स्टोर होगी, इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के बाद वो यहाँ पे स्टोर कर दो, स्टोर करके डिस्प्ले करवाओ। स्टोर तो हो गई थी, अब डिस्प्ले करवा दो उसको। ठीक है, स्टेप नंबर 5 एंड, ये आपको पता है एंड करते हैं, आप टर्मिनेट करते हैं एल्गोरिथम को। नेक्स्ट बेटा थर्ड एल्गोरिथम, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपने एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। ये भी हमने फ्लो चार्ट देख लिया था। तीनों साइड्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा क्यूब का। ठीक है, स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 इनपुट नंबर कॉमा साइड। यहाँ भी बेटा वही बात की हुई है, इनपुट नंबर कॉमा साइड। अब यहाँ पे इनपुट नंबर कॉमा साइड का मतलब वही है कि साइड में आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू देनी है। यहाँ भी आप अगर खाली इनपुट साइड लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही होगा तब भी एल्गोरिथम। या ये लिख देंगे इनपुट द वैल्यू ऑफ साइड, वो भी सही है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 सेट वॉल्यूम टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। ये मैंने फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, आपको वैसे भी बता दिया था लास्ट जो हमने फ्लो चार्ट देखे थे, जो हमने पहले फ्लो चार्ट देखे थे उसमें भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, चले यहाँ फिर भी लिख देता हूँ, S इंटू एस इंटू एस। फिलहाल मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, यहाँ तो मैंने पूरा लिखा है, वो यहाँ पूरा लिखा हुआ था। ठीक है, तो क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का साइड इंटू साइड इंटू साइड, एस क्यूब भी आप इसको कह सकते हैं, एस क्यूब। ठीक है, एस की पावर 3। नेक्स्ट बेटा स्टेप नंबर 4 में आउटपुट कर दें वॉल्यूम को। सिंपल ये एल्गोरिथम है, कोई मुश्किल नहीं है इनमें। ठीक है, और स्टेप नंबर 5 में आप एंड कर देंगे। ठीक है, ये हमने थर्ड एल्गोरिथम भी देख लिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। आपने इनपुट की बेटा वैल्यू साइड की, स्टेप नंबर 2 में वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। उसके बाद आपने इसकी वैल्यू को सेट किया, मतलब मेमोरी में जाके आपने इसको स्टोर करवाया। किस नाम से? वॉल्यूम के वेरिएबल से, वॉल्यूम के नाम से। और उसमें साइड की वैल्यू आपने जो यूजर ने इनपुट की होगी वो आप करेंगे पुट, वो यहाँ होगी पुट, और उसके बाद इस वॉल्यूम में स्टोर हो जाएगी और फिर हमें आउटपुट दिखा देगा वो वॉल्यूम, और फिर एंड हो जाएगा एल्गोरिथम। ठीक है, ये बहुत आसान एल्गोरिथम है दोनों। नेक्स्ट टाइम बेटा फोर्थ पे मैं आपको बता दूं, इससे पहले आई थिंक एक्टिविटी 1.7 उसने दी हुई है बुक में, मैं आपको पेज में बता देता हूँ बुक का।
पेज नंबर 19 पे हो बेटा मैं अभी, ठीक है। थर्ड एल्गोरिथम के बाद एक्टिविटी है 1.7, ठीक है। एक्टिविटी 1.7 चले पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे फोर्थ एल्गोरिथम पे आएंगे, ठीक है। पहले हम एक्टिविटी देख लेते हैं क्योंकि उसमें भी वॉल्यूम ही निकालना है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं निकालना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस तरह आता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला उसने पहले से ही दिया हुआ है, मैं आपको पहले बुक से पढ़ा देता हूँ ताकि आपको पता हो कहाँ उसने दिया हुआ है। ये पेज 18 पे बेटा उसने सेकंड जो आपके पास एल्गोरिथम है उसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, मतलब ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है और डायग्राम बनाई हुई है। उसने बताया हुआ है मोर फोर्स विद सेम मैस इंक्रीजेज एक्सेलरेशन, कि अगर आप सेम मैस पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगी। ये बेटा आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं अभी समझा नहीं रहा, हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिहाज से देखें, सिर्फ एल्गोरिथम देखना, आपने डायग्राम भी नहीं बनानी, ठीक है। उसने समझाने के लिए बस आपको डायग्राम बनाई हुई है। नेक्स्ट पेज 19 पे आए, एल्गोरिथम नंबर 3 उसी तरह जैसे मैंने लिखा है सेम इसी तरह लिखा हुआ है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है बुक से, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एक्टिविटी 1.7 चेंज द अबव एल्गोरिथम, अबव का मतलब है ये थर्ड एल्गोरिथम। चेंज द अबव एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड स्फीयर। अब बेटा उसने कहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर, अभी मैं आपको पहले करा रहा हूँ सिलेंडर। अब यहाँ पे बेटा मैं आपको दोनों भी वैसे करवा सकता हूँ इकट्ठे, कि आप पहले सिलेंडर और स्फीयर दोनों का एक ही एल्गोरिथम में निकाल, लेकिन वो आपके लिए कंफ्यूजन होगी क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं एल्गोरिथम। तो मैं सेपरेट आपके एल्गोरिथम बनवाऊंगा, सिलेंडर का अलग और स्फीयर का अलग। स्फीयर का हम इसके बाद किसी एल्गोरिथम को रेज करके मैं फिर आपको बनवाता हूँ, ठीक है। फिर हम इस एल्गोरिथम पे आएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले मैं आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बनवा रहा हूँ सेपरेट, उसके बाद फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब वेयर आर इज रेडियस, मतलब उसने फॉर्मूला दिया हुआ है, ये अभी हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम पहले फाइंड करेंगे सिलेंडर का। द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच वेयर आर इज रेडियस एंड एच इज हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला उसने दिया हुआ है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है रेडियस और एच क्या है हाइट, ठीक है। पहले हम ये एल्गोरिथम को बनाते हैं, ठीक है। अब देखें बेटा स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम, स्टेप 1 तो आपको पता है मैंने पहले से लिखा हुआ स्टार्ट होता है। स्टेप नंबर 2 में बेटा हमने इनपुट करनी है, ठीक है। क्या इनपुट करेंगे? उसने अभी कहा है रेडियस और हाइट, तो हम यहाँ लिखेंगे इनपुट। अब यहाँ पे बेटा वही कर लें जो बुक में लिखा हुआ है, नंबर्स कॉमा रेडियस कॉमा हाइट, ठीक है। इनपुट नंबर्स कॉमा रेडियस कॉमा हाइट, ठीक है। मैंने ये लिखा है इनपुट नंबर्स कॉमा रेडियस कॉमा हाइट, ठीक है, जैसे उसने लिखा हुआ था नंबर्स में जिस तरह वो लिख रहे हैं, ठीक है। मैंने भी इस तरह लिखा ताकि आपको इजी लगे बुक से। नेक्स्ट बेटा स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में अब क्या करना है, इनपुट कर दिया, अब हमने प्रोसेसिंग करनी है या वैल्यूज को सेट करना है, ठीक है, मेमोरी में। अब हम यहाँ लिखते हैं सेट, यहाँ लिख दिया बेटा हमने सेट। अब किसको करना है सेट? हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, तो हम यहाँ लिखेंगे सेट वॉल्यूम टू। अब बेटा यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं वो भी सेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये लिखेंगे सेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो आउटपुट में भी आपको लिखना पड़ेगा आउटपुट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो आप यहाँ लिखेंगे वही आपने नीचे लिखना है। मैं फिलहाल यहाँ लिख रहा हूँ सेट वॉल्यूम 2। क्या बेटा है इसका फॉर्मूला? फॉर्मूला उसने लिखा हमारे सामने सेट वॉल्यूम 2। फॉर्मूला क्या था? पाई, मैं यहाँ भी पहले फॉर्मूला लिखता हूँ कि इसी को चेंज करके हम लिख देते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। अब बेटा यहाँ पे मैं आर स्क्वेयर एच नहीं लिख सकता, मुझे रेडियस लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ रेडियस लिखा है। या तो मैं यहाँ कर दूँ आर, यहाँ कर दूँ एच, तो मैं फिर आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको फिलहाल इसी तरह समझा देता हूँ, आप चाहे आर और एच लिख लें लेकिन फिर फॉर्मूले में भी आर और एच लिखिएगा, ठीक है। देखें पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट, ठीक है। ये हमने कर लिया सेट वॉल्यूम किसके इक्वल? पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट, मतलब इंटू रेडियस 2 बार क्यों किया है? क्योंकि आर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 2 बार रेडियस से मल्टीप्लाई करें और फिर हाइट से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे? आउटपुट वॉल्यूम, और उसके बाद बेटा हम लास्ट में क्या करेंगे? इस एल्गोरिथम को
एंड कर देंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में हम कर देंगे इसको एंड। ठीक है बेटा, वही देखें सेम है जो हमने यहाँ लिखा था, बस वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब था, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। वहाँ पे सिर्फ साइड इनपुट ले रहे थे, यहाँ पे हमने रेडियस और हाइट भी इनपुट लिया है। फॉर्मूला चेंज है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे फॉर्मूला था एस क्यूब या साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, और आउटपुट वॉल्यूम उसी तरह है जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, और उसके बाद एल्गोरिथम को एंड कर दिया। ठीक हो गया बेटा, ये हमने एक्टिविटी 1.7 का एक पार्ट देखा है। असल में 2 पार्ट हैं, उससे 2 चीज़ें कही थी, दूसरा अब हम देखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इसी को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इसमें काफ़ी चीज़ें सेम ही हो जैसी। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम करते हैं टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, लिखा हुआ है सिलेंडर, यहाँ पे हम लिखते हैं टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहाँ लिखते हैं आप टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है बेटा, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 सेम रहेगा, स्टार उसी तरह होगा। स्टेप नंबर 2, इनपुट नंबर्स रेडियस कॉमा हाइट। पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला। अब जो बेटा फॉर्मूला है v का, वो है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला बेटा हमने यहाँ लिखना है। ठीक है, अब इससे पहले आप देखें कि यहाँ पे कहीं हाइट है, नहीं है, तो फिर यहाँ ना लिख के हाइट, यहाँ पे हाइट आपने नहीं लिखनी, बस इनपुट नंबर कॉमा रेडियस या नंबर कॉमा रेडियस। ठीक है, नंबर ही कर दें इसको क्योंकि एक ही है, बस रेडियस ही हमने इनपुट करना है, इनपुट नंबर कॉमा रेडियस। यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे अब सेट वॉल्यूम 2, जो हमने वहाँ फॉर्मूला लिखा है। किस तरह? 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस इंटू रेडियस 3 बार, क्योंकि रेडियस का क्यूब है। ठीक है, आर क्यूब है, तो मैंने 3 बार लिख लिया बेटा रेडियस। अब यहाँ पे आपको शायद एक प्रॉब्लम आ रही हो, प्रॉब्लम ये होगी कि पाई की वैल्यू बेटा, वैसे अगर आप प्रोग्रामिंग में करेंगे तो आप इस तरह नहीं लिखेंगे, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 3.14 जो वैल्यू होती है पाई की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने फिलहाल एल्गोरिथम में पाई ही लिखा है। ठीक है, या उसने इसी तरह बताया हुआ है आपको। मैं आपको इसकी जगह मैं अभी बता रहा हूँ, आप 3.14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं भी ऐसा करता हूँ, आपको 3.14 ही लिखवा देता हूँ, क्योंकि उसने फॉर्मूले में तो पाई दिया हुआ है, तो मैंने भी उस तरह लिखवाया आपको। लेकिन आप यहाँ 3.14 भी लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ किस तरह लिखेंगे, उसी तरह सिंपल, बस पाई की जगह हम क्या लिख देंगे? 3.14। ठीक है, ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि बेटा हम इस एल्गोरिथम में पाई की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो कहीं ऊपर नहीं दे रहे। वैसे अगर प्रोग्रामिंग में आप करें तो अगर आपने पाई लिखना हो तो आप किसी वेरिएबल में उसको, पाई वेरिएबल में PIE लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यू पहले स्टोर करवाएंगे मेमोरी में उसकी 3.14, फिर आप यहाँ लिख सकते हैं पाई। सिंबल नहीं डाल सकते, फिर भी आप, मैं पहले बता रहा हूँ, आप सिंबल नहीं डाल सकते। ठीक है, प्रोग्रामिंग में जो आपके पास सिंबल्स, पाई का सिंबल मेरा नहीं ख्याल किसी प्रोग्रामिंग में आप लिख सकते हैं, आप वैल्यू ही लिखते हैं। ठीक है, बहुत कम होता है कि आप कुछ सिंबल डाल सकें किसी लैंग्वेज में, तो आप फिर वैल्यू लिख देते हैं उसकी, तो इसलिए मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी है। आप पाई से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एल्गोरिथम है, यहाँ पे हमने कोई प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं करवाना, सिर्फ हम सीख रहे हैं, तो आप यहाँ पाई भी लिख सकते हैं और 3.14 भी लिख सकते हैं। दोनों सही हैं, गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब ये ना हो दोनों लिख दें, आप दोनों नहीं लिखना है, कोई एक लिखना है, या यहाँ पाई लिख दें या यहाँ 3.14 लिख दें, और ये मल्टीप्लिकेशन के साथ इसी तरह आपने डालना है। ठीक है, ताकि हमें पता चले हम मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक हो गया, ये भी बेटा हमने कंप्लीट कर लिया है। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों हमने कर लिए। ठीक है, क्यूब वाला भी हो गया। अब हमारा ये 4th रह गया। अब बेटा आपने फाइंड करना है एरिया पैरेललोग्राम का। इसका हमने फ्लो चार्ट नहीं बनाया था, तो इसलिए हम इसका एल्गोरिथम बना लेते हैं। ठीक है, आसान है, वैसे कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर 1 तो आपको पता है स्टार्ट, उससे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं बेटा इसका। इधर यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं इसका। क्या फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेटा बेस इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला होता है? बेस इंटू हाइट। बस आपने ये करना है, सिंपल। आप 2 इनपुट लेंगे यहाँ, एक बेस और एक हाइट, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे। बहुत इजी है। इनपुट नंबर्स, या जैसे उसने बुक में लिखा हुआ उसी तरह लिख लें, बुक में कंफर्म कर लें नंबर जी है जी, नंबर जी लिखा हुआ उसने, नहीं भी लिखेंगे तो ठीक है। इनपुट नंबर्स बेस कॉमा हाइट। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में सेट एरिया टू। क्या फॉर्मूला है? बेस इंटू हाइट।
ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे आउटपुट एरिया, और उसके बाद बेटा एंड कर देंगे। ये बेटा हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। हमने 4 एल्गोरिथम्स लिखे हैं, 2, 3, 4 और बल्कि 5 लिखे हैं। 5 हमने एल्गोरिथम लिखे हैं आज, ठीक है, क्योंकि हमने 2 से स्टार्ट किया था, 1, 2, 3, 4 और इससे पहले भी हमने लिखा था, तो 5 हमने फिलहाल अब तक क्या लिख लिए हैं एल्गोरिथम्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एक्टिविटी 1.8 है। अब इस एक एक्टिविटी में 3 आप एल्गोरिथम्स लिखने हैं, ठीक है। इसको मैं अरेज कर रहा हूँ और वो मैं आपको अभी एल्गोरिथम करवाता हूँ, ठीक है। बस फॉर्मूला चेंज है बेटा, इसमें बाकी स्टेप इसी तरह के हैं, ठीक है। तो मैं अभी अरेज करके सिर्फ जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज कर रहा हूँ और फिर आपको मैं एल्गोरिथम ये भी करवा देता हूँ एक्टिविटी 1.8, क्योंकि आप बेटा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको खुद करवा रहा हूँ एक्टिविटी। मैं वैसे फॉर्मूले लिख के दे सकता हूँ कि आप फॉर्मूले देख के आप ये खुद ही कर लें। एक्टिविटी बहुत आसान है। आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल, रोम्बस और ट्रेपीजियम, ये आपने एल्गोरिथम बनाना है कि एरिया फाइंड करें ट्राइंगल का, ट्रेपीजियम का और रोम्बस का, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे में फिर हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे एल्गोरिथम्स हैं कंडीशनल और अगर रिपीटिंग स्टेप वाले भी आ गए तो वो देखेंगे, ठीक है। तो ये बेटा हमने यहाँ पे एक्टिविटी 1.8 अब स्टार्ट करनी है, तो इसको मैं अरेज कर रहा हूँ अब। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.8। एक्टिविटी 1.8 में हमने एरिया निकालना है ट्राइंगल का, रोम्बस का और ट्रेपीजियम का, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। उससे पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल के असल में मुख्तलिफ फार्मूले हैं, डिपेंड करता है ट्राइंगल किस टाइप की है। आपको पता है मैथ में अगर आपने पढ़ा हो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हैं, एंगल के लिहाज से भी होती हैं, साइड्स के लिहाज से भी होती हैं। जो सिंपल नॉर्मल फार्मूला है वो हम यहाँ देखेंगे जो एक राइट एंगल ट्राइंगल का होता है। जो फार्मूला है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट, या ये भी कह सकते हैं आप बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2 या बेस इंटू एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। ये सिंपल फार्मूला है राइट एंगल ट्राइंगल का। अगर आप 3 साइड्स अगर ट्राइंगल के आपके पास गिवन है उसका फार्मूला आप देखें तो वो डिफरेंट है थोड़ा, ठीक है। मैं आपको दोनों यहाँ लिखता हूँ। एक अगर बेटा आप एरिया निकालें, मैं फिलहाल एरिया तो सिंपल है वो लिख रहा हूँ। जो ट्राइंगल का है वो आता है बेटा बेस इंटू एल्टीट्यूड, भी कोई लिखते हैं कोई लिखते हैं हाइट, कोई भी आप लिख लें मर्जी आपकी, और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, या इस तरह लिख देते हैं, इस 2 को ले जाते हैं बाहर, यहाँ लिखते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। जो दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया वो बेटा ये है, जब 3 साइड्स आपके पास गिवन हो, स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन आपको अगर नहीं भी आ रहा है मैं आपको वैसे ही बोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ना भी है ये। जब 3 साइड्स गिवन हो ट्राइंगल की तो ये फार्मूला होता है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे बेटा ए बी और सी तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल की आपकी, क्योंकि 3 साइड्स होती हैं आपको पता है ट्राइंगल की। ये बेटा आपको जो फार्मूला है इसमें जो एस है ये असल में वैल्यू आती है जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं, a प्लस बी प्लस सी को डिवाइड करते हैं 2 से, जो आंसर आता है वो s का आंसर होता है। और a b और c क्या है, साइड्स हैं ट्राइंगल की, ठीक है। ये मैं मैथ नहीं आपको पढ़ा रहा, मैथ पे नहीं जा रहा ज़्यादा मैं, क्योंकि वरना फिर हमारा ये एल्गोरिथम रह जाएगा, ठीक है। या आप लोग आगे जाके देखेंगे। हम सिंपल फार्मूला ये वाला लगाएंगे जो आपके एल्गोरिथम में, सिंपल रखें एल्गोरिथम को, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस बुक में नहीं पढ़नी, ठीक है, जिसमें हम ये अप्लाई करके देखेंगे, ठीक हो गया। तो हम फिलहाल सिंपल फार्मूला लिख रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का, ठीक है, जिसमें बेस है और एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, इनपुट नंबर्स, इसी तरह लिख लें आप, कॉमा बेस कॉमा एल्टीट्यूड या हाइट, कोई भी आप लिख लें, ठीक है। हम हाइट लिख लेते हैं। उसके बाद सेट, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे सेट। क्या करना है सेट, हमने एरिया टू क्या लिखेंगे हम, जो हमारा फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट, इसको करेंगे डिवाइड 2 से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आउटपुट एरिया, ठीक है, और उसके बाद एंड, ठीक है। ये हमने बेटा एरिया निकाल लिया ट्रायंगल का, लेकिन मैंने बताया ये
सिंपल अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो उसका ही बेटा इस तरह आ सकता है आपके पास फॉर्मूला के बेस एरिया आ सकता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड को डिवाइड करें 2 से, या हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये आपको मिलेगा इंटरनेट पे फॉर्मूला, और ये भी मिलेगा आपको, ठीक है। ये तब आप लोग यूज़ करते हैं जब आपके पास तीनों साइड्स गिवन हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 साइड्स ही बेटा पता है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एल्गोरिथम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। इसमें आपको इनपुट, पहले आप इनपुट करवाएंगे बेटा इसमें साइड ए बी सी, ठीक है। उसके बाद फिर आप एस को कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद फिर आप ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। उसके बाद फिर आप आउटपुट निकालेंगे फाइनल। तो इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंपल करवा दिया। ये भी जब आप लोग आएंगे इंशाल्लाह स्कूल तब मैं आपको ये भी एल्गोरिथम करवा दूंगा, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने चेंज क्या करना है, इनपुट नंबर्स इसी तरह लिखिएगा। आप लिखिएगा ए बी सी, या फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेट S2 या S लिखेंगे आप, ठीक है। सेट S2, ये S की वैल्यू, S2 क्या होगा, S की वैल्यू A प्लस बी प्लस सी को डिवाइड कर देंगे 2 से, 3 से नहीं करना, एवरेजली निकाल रहे हैं आप, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हैं इसको। उसके बाद लिखेंगे आप, फिर जब ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास S की, उसके बाद लिखेंगे सेट एरिया 2, फिर आप ये पूरा फॉर्मूला लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप एंड कर देंगे। मैंने आपको बता ही दिया है कि आपने इस तरह भी कैसे एल्गोरिथम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा हमारा एक्टिविटी का पार्ट, ये आप नंबर्स फिलहाल रेस कर दें क्योंकि ये आपको होगी कन्फ्यूजन, ठीक है। इसका कोई नंबर नहीं है इनका, बस एक्टिविटी 1.8 है ये। टू फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस क्या होती है, रोम्बस में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, सिंपल रोम्बस जो आपको आ जाती है नज़र 2D में, 2 डायमेंशन में आपको मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जैसे हमने डायमंड सिंबल पढ़ा था, वो रोम्बस होती है, ठीक है। अब बेटा जो एरिया ऑफ रोम्बस है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस असल में होता है A इज इक्वल टू, यहाँ मैं R लिख रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए। इसका बेटा फॉर्मूला होता है D1 इंटू D2 को डिवाइड करते हैं आप 2 से, या वही 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब D1 और D2 क्या है, D1 और D2 बेटा डायगोनल्स हैं। क्या है बेटा, डायगोनल्स, ठीक है। अब ये जो आपके पास टोटल इसकी कितनी साइड्स हैं, 4 है, तो 2 होंगे इसके डायगोनल्स। तो डायगोनल्स को अगर आप करते हैं मल्टीप्लाई और उनको 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास एरिया आ जाता है रोम्बस का, ठीक है। ये आप अब मैथ में पढ़ लेंगे आगे जाके, ठीक है, या आपने पढ़ लिया होगा। अब बेटा हम आते हैं इसके एल्गोरिथम पे। स्टार्ट हमने कर लिया इनपुट, उसी तरह लिख लें नंबर्स। अब यहाँ पे आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या लिख लें डायगोनल 1 डायगोनल 2, या लिख लें D1 D2, ठीक है। जो भी आपने लिखना लिख लें, मेरे पास अभी स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं D1 और D2 लिख रहा हूँ। आप डायगोनल 1 डायगोनल 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। D1 कॉमा D2, यहाँ भी कॉमा आएगा नंबर्स के बाद, ठीक है। उसके बाद सेट एरिया 2 D1 मल्टीप्लाई बाई D2 को डिवाइड करते हैं आप 2 से। उसके बाद आउटपुट एरिया, और उसके बाद एंड, ठीक है। ये बेटा हमारा कंप्लीट हो गया एल्गोरिथम, ठीक है। हमने फाइंड किया एरिया रोम्बस का, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपको इंटरनेट में, मैं फिर बता रहा हूँ, इंटरनेट पे आपको मुख्तलिफ बेटा फार्मूले मिलेंगे, ठीक है। जो सिंपल नॉर्मल फार्मूला है जो ज़्यादा यूज़ होता है, मैं वो आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमने सिंपल रखना है एल्गोरिथम को। इसमें भी बहुत सी आपको फार्मूले मिलेंगे, जब इसके हम कोई साइड्स चेंज कर देंगे या डिफरेंट एंगल्स कर देंगे, ये सब चीज़ें इसमें हम फिलहाल नहीं देख रहे। हम सिंपल जो जनरल फार्मूला होता है सिंपल, वो देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। क्योंकि हमने मैथ नहीं पढ़नी थी, हमने सिंपल एल्गोरिथम को बनाना सीख रहे हैं, तो इसलिए हम मुश्किल फार्मूले पे या फार्मूले की कॉम्प्लिकेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम क्या होती है, ट्रेपीजियम बेटा आपने अगर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है फिजिक्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें उसने आई थिंक बनाई हुई है ट्रेपीजियम आपकी बुक में, ठीक है। इस तरह की होती है ट्रेपीजियम। मुझसे भी इतनी सही नहीं बनी, इसी तरह की ऑलमोस्ट होती है। फिर आप इसको यहाँ पे करते हैं डिवाइड, या फिर ट्राइंगल बन जाती है, इस तरह की ट्रेपीजियम होती है, ठीक है। तो अब आपने एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का। अब ट्रेपीजियम का एरिया किस तरह आएगा, उसके लिए हमें फार्मूला देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ नहीं है अब जगह, तो हम फार्मूला इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 sum of
सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मैं इसको अरेज कर रहा हूँ, मैंने आपको दिखा दिया, आप फिर इसकी बुक में भी देख सकते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू, अब बेटा कुछ बुक में लिखा होता है यहाँ हाइट, कुछ जगह लिखा होता है डिस्टेंस, आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बताने के लिए आपको हाइट लिख रहा हूँ, ठीक है, या आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। असल में कुछ ये भी लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, मतलब दोनों साइड्स में डिस्टेंस, और सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड्स होती हैं ट्रेपेजियम की, उनको और दोनों की जो हाइट है या दोनों का जो डिस्टेंस है आपस में, उसको आप करें मल्टीप्लाई और उसको फिर 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ये बेटा मैंने फॉर्मूला आपको बताया है। अब इसमें प्रॉब्लम आएगी आपको इनपुट जब आप लिखेंगे, क्योंकि वहां पे हम इतना लेंथी नहीं लिख सकते, ठीक है, वर्डिंग। तो हम इस तरह करते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसका मतलब है 2 साइड्स हैं, तो एक साइड को हम कह देते हैं ए, दूसरी साइड को कह देते हैं बी, तो इस तरह फिर ये बनेगा फॉर्मूला a प्लस बी, और हाइट को कह देते हैं हम h। तो फिर फॉर्मूला ये बना बेटा, इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका फॉर्मूला फाइनल, a प्लस बी को डिवाइड करें 2 से, मल्टीप्लाई कर दें h से, तो ये बेटा आपका बना है फाइनल फार्मूला। इस तरह आप इसको एल्गोरिथम में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने क्यों a प्लस बी किया है, ताकि हम एल्गोरिथम में इस तरह इसको लिख सकें, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड, समझे 2 साइड उसकी थी a और b, और हाइट को मैंने h से लिख दिया, ताकि हम एल्गोरिथम में इतना लेंथी जो हम लिखेंगे टेक्स्ट, इसकी बजाय हम a प्लस बी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट नंबर्स लिख लें जो हम लिखते हैं, कॉमा a कॉमा b कॉमा h, ठीक है, a कॉमा b कॉमा h। उसके बाद बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे सेट एरिया 2, सेट एरिया 2 किस पे करें सेट, जो फॉर्मूला हमने लिखा है, a प्लस b को डिवाइड कर दें 2 से और मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है। उसके बाद बहुत आसान है, आउटपुट एरिया, और उसके बाद एंड। ये बेटा हमने इस एल्गोरिथम को एंड कर दिया, ठीक है। अब हमने एक्टिविटी 1.8 भी अपनी कंप्लीट कर लिया है, मैंने आपको फॉर्मूले भी बता दिए हैं और बताया कि कौन से फॉर्मूले आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। नेट पे आपको मुख्तलिफ फॉर्मूले मिलेंगे, तो आपने कौन सा जो सबसे सिंपल है आप वो फिलहाल ट्राई कर लें, ताकि आपको एल्गोरिथम एक बार बनाना आ जाए, ठीक है। ये हमने देख लिया, हमारा वर्क फॉर डे 13 यहाँ पे बस कंप्लीट हुआ है। हमने इसमें एल्गोरिथम्स ये देखे हैं, बुक के एग्जांपल सारी की हैं हमने, और एक्टिविटी हमने तकरीबन सारी, बल्कि सारी ही कर ली, हमने कोई भी नहीं छोड़ी, ठीक है। इसका मतलब हम सारे एक्टिविटी 1.8 पेज नंबर 90 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट डे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपके एल्गोरिथम्स है वो देखेंगे, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9, ठीक है। जो नंबर 9 है वो डिफरेंट है सबसे, क्योंकि वो हमें फ्लो चार्ट में नहीं उसने बताया था, तो वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी हमें फ्लो चार्ट में उसने बताए हुए हैं, ठीक है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन की बस मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, बाकी वही है बेटा जो मैंने आपको आंसर इसके वही है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए एल्गोरिथम। पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 48, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड अप्लाइड फोर्स। ये आपने जो लिखना है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 49, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मैंने आपको बताया था, इससे अरेज करने से पहले मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 50, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये भी आपको मैंने बताया था। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 हमारे नेक्स्ट डे का है। अब यहाँ पे बेटा ये जो आपके पास एक्टिविटी हैं, 3 एल्गोरिथम बेटा हमने एक्टिविटी 1.8 के किए हैं और 2 एल्गोरिथम हमने 1.7 के किए, तो टोटल 5 हो गए। तो ये 5 एल्गोरिथम भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, मैंने नोट्स में नहीं दिए, आप खुद इनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 5 एल्गोरिथम भी शॉर्ट क्वेश्चन में ऐड हो जाएंगे आपके, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा नेक्स्ट डे से है, ठीक है। तो यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 13 कंप्लीट होता है। Students, now we will start work for day 14. In work for day 14, we will complete our remaining algorithms. We will start with algorithm number 5, which is to display the larger one out of the 3 given numbers. हमने बेटा ये देखना है कि 3 given numbers आपके पास हैं, उसमें से आपने देखना है लार्जर वन, जो सबसे बड़ा कौन सा है। इसका हमने फ्लो चार्ट भी देखा था और 2 फ्लो चार्ट देखे थे, ठीक है। 2 मेथड से हमने देखा था कि कैसे इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। मैं आपको पहले फ्लो चार्ट रिवाइज करवा रहा हूँ।
पेज नंबर 11, इस पर आप देखें हमने इसके दो फ्लो चार्ट बेटा बनाए थे, एक लेंथ में थोड़ा ज़्यादा था और एक विड्थ में थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने एल्गोरिथम दिया हुआ है वो इसने जो फर्स्ट वाला फ्लो चार्ट था, मतलब जो लेंथ में था बड़ा, उसके लिहाज से बेटा उन्होंने ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि पेज नंबर 11 पे उसने पहले स्टार्ट किया फ्लो चार्ट, फिर इनपुट लिए 3 नंबर्स, उसके बाद इसने n0 को लार्ज में स्टोर करवा दिया, मतलब पहले ही किसी नंबर को लार्ज के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और फिर बाकी 2 नंबर्स को इस लार्ज के वेरिएबल से कंपेयर किया। तो यही बेटा हमने करना है एल्गोरिथम में कि हमने पहले हम क्या करेंगे कि n0 को हम लार्ज में स्टोर करवाएंगे, फिर बाकी 2 वेरिएबल्स को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर आपका 19 है एल्गोरिथम का और पेज नंबर 11 है आपके पास फ्लो चार्ट का। तो आपने फ्लो चार्ट अपने सामने रखना है और एल्गोरिथम भी, और देखना है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। बस फ्लो चार्ट में हम सिंबल्स ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ हम वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपने अपने सामने फ्लो चार्ट लाजमी रखना है ताकि आपको समझ आए हमने फ्लो चार्ट में क्या किया था। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि हम पहले एक नंबर को स्टोर करवाएंगे वेरिएबल में और उसके बाद बाकी 2 नंबर्स को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे बेटा अब एक चीज़ चेंज होगी जो हमने पिछले डे के जो हमने किए थे एल्गोरिथम उसमें नहीं थी, वो है इफ़ एल्स या इफ़ कंडीशन। यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगनी है, तो इसलिए बहुत ध्यान से आपने देखना है इस एल्गोरिथम को। नेक्स्ट एल्गोरिथम नंबर 6, इसमें भी बेटा इफ़ कंडीशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट एल्गोरिथम है उसमें भी हमने इफ़ कंडीशन देखनी है, ठीक है, इफ़ एल्स देखना है। तो इसलिए बड़े ध्यान से आपने देखना है क्योंकि इफ़ एल्स के एल्गोरिथम थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले 2 स्टेप मैंने लिखे हुए बहुत ईजी थे। स्टार्ट इनपुट नंबर्स n0, n1, n2, ये आपको पता है हम नंबर्स लिख रहे हैं उसी तरह हर एल्गोरिथम में, तो यहाँ भी लिखना है हमने इनपुट नंबर्स n0, n1, n2, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड और ये थर्ड। अब स्टेप 3 में मैंने आपको बताया था, जैसे आपने फ्लो चार्ट में किया था कि n0 को लार्ज के इक्वल रख लें, मतलब सेव करवा दें n0 की वैल्यू लार्ज वेरिएबल में। यहाँ भी हम यही करेंगे। अब आप मुझे बताएं कि एल्गोरिथम में हम कैसे वैल्यू को सेव करवाते हैं मेमोरी में। हम सेट से करवाते हैं बेटा, किससे? सेट से। तो यहाँ हम लिखेंगे सेट लार्ज टू n0। ये बेटा हमने जैसे फ्लो चार्ट में किया था, हमने वहाँ एक प्रोसेसिंग सिंबल में किया था, यहाँ हम सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब जैसे एल्गोरिथम में लिखा जाता है सेट लार्ज टू n0। मैंने n0 को किसी लार्ज वेरिएबल जिसका नाम है उसमें सेव कर दिया, ठीक है। अब हमने करना है चेक बाकी 2 नंबर्स को, तो यहाँ क्या लगेगा? इफ़। अब लिखते हैं हम इफ़, हमने n0 को लार्ज में स्टोर करवा दिया है। अब हमने कंपेयर करना है n1 को और n2 को किससे? लार्ज से। तो हम लिखेंगे इफ़ n1 इज ग्रेटर देन लार्ज, अगर n1 लार्ज से बड़ा है, सेट लार्ज टू n1। अब बेटा देखें ये क्यों लिखा है हमने, खुद देखें आप। अगर n1 की वैल्यू लार्ज से हो बड़ी, अगर n1 की वैल्यू लार्ज से बड़ी हो तो क्या कर दे? लार्ज में क्या स्टोर कर दे? n1 की वैल्यू। जाहिर है बेटा हमने यही देखना है इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है। हमने अपनी आसानी के लिए पहली n0 को कह दिया था लार्ज है वो, ताकि हम बाकी 2 से कंपेयर कर लें। बेटा अब हमने ये देखना है कि क्या जो वैल्यू है n1 की वो लार्ज से बड़ी है कि नहीं है। अगर तो वो वैल्यू लार्ज से बड़ी है तो लार्ज में क्या स्टोर कर दो? n1 की वैल्यू जो यूजर ने इनपुट की है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या n2 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है। अगर तो n2 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है तो फिर लार्ज में क्या स्टोर होगा? n2। इसी तरह बेटा आपने लिखना है इफ n2 is greater than large, set large to n2। ये बेटा हमने यहाँ लिख लिया कि अगर n2 की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, n2 की वैल्यू बड़ी है लार्ज से, जो भी लार्ज में स्टोर है, तो फिर क्या कर दो? n2 की वैल्यू लार्ज में जाके स्टोर कर दो। उसके बाद आउटपुट लार्ज। अब ये हमने देखना है कि इसमें कौन सी वैल्यू आएगी लार्ज की, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। और स्टेप 7 में आपने लिख देना है एंड। अब बेटा इसको गौर से समझें किस तरह हमने ये एल्गोरिथम बनाया है।
यहाँ तक तो आपको समझ आ गई थी स्टेप 3 तक, क्योंकि वहाँ तो सिंपल चीज़ें थी कि हमने n0 की वैल्यू को लार्ज में स्टोर करवा दी। यहाँ तक तो सिंपल है, आगे जाके ध्यान से देखना है आपने। स्टेप 4, इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, फर्ज करें n1 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, n1 की वैल्यू जो भी इनपुट करवाई है वो लार्ज में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए लिखा है सेट लार्ज टू n1। ठीक है, अगर तो ये हो गया, ठीक है, समझ आ गई, लार्ज में स्टोर हो गया। लेकिन बेटा एक तीसरा नंबर भी है जो n2 है, उसको भी तो करना है ना हमने चेक, इसलिए दोबारा इफ लगाया। इफ n2 इज ग्रेटर देन लार्ज, अगर n2 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है तो फिर उसको लार्ज में स्टोर कर दो। सेट लार्ज टू n2 मतलब n2 की वैल्यू को लार्ज में स्टोर कर दो। ठीक है, अब देखें, अब मैं आपको एक एक जो वैल्यू है उससे आपको समझाता हूँ। फर्ज करें n0 की वैल्यू बेटा है 5, n1 की वैल्यू है 6 और n2 की वैल्यू है 7। फर्ज कर लें। ठीक है, क्या किया मैंने, पहले से मैंने आपको बता दिया कि ये वैल्यू है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखें स्टेप नंबर 3 में जाएगा, सेट लार्ज टू n0। n0 की क्या वैल्यू है 5, तो लार्ज में क्या हो जाएगा बेटा, स्टोर जाके 5। ठीक है, साथ साथ चलना है आपने। नेक्स्ट, इफ n1 इज ग्रेटर देन लार्ज, सेट लार्ज टू n1। अब करो चेक कि क्या n1 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है। n1 की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू है 6, लार्ज की वैल्यू क्या है 5, तो क्या 6 5 से बड़ा है? जी बेटा, ट्रू कंडीशन है कि 6 5 से बड़ा है, तो क्या कर दो, सेट लार्ज टू n1। लार्ज में अब क्या स्टोर हो जाएगा बेटा, 6। n1 की वैल्यू भी 6 है और लार्ज में क्या स्टोर हो जाएगा जाके 6। पहले क्या स्टोर था लार्ज में 5। ठीक है, अच्छा यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट देखें स्टेप 5, इफ n2 इज ग्रेटर देन लार्ज। अब देखो कि क्या n2 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है, देख लेते हैं। n2 की वैल्यू है बेटा 7, लार्ज की वैल्यू अभी हमने बताई है 6। क्या 7 6 से बड़ा है? यस, कंडीशन ट्रू है। तो फिर यहाँ पे सेट लार्ज टू n2, n2 की वैल्यू भी होगी 7 और लार्ज की वैल्यू भी होगी बेटा 7। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आउटपुट लार्ज। लार्ज में क्या वैल्यू स्टोर है आखिरी 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा आउटपुट 7। और बिल्कुल सही है, 5 6 7 में से बेटा 7 सबसे लार्ज है और प्रोग्राम फिर एल्गोरिथम हमारा एंड हो जाएगा। ये तो बेटा मैंने बताया है कि अगर आपके पास इसी तरह लिखे हो नंबर्स, पहले नंबर छोटा है फिर बड़ा है और फिर उससे बड़ा है। अब हम ज़रा चेंज करते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं ज़रा चेंज कर रहा हूँ ताकि हम अब इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं एल्गोरिथम किस तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब बेटा मैं यहाँ वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 7, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 5। वो और से देखिए मैंने चेंज कर दिया इसका ऑर्डर, देखिएगा क्या होगा। सेट लार्ज टू n0 कि मतलब जो भी n0 की वैल्यू है उसको लार्ज में स्टोर कर दो। ठीक है, n0 की वैल्यू इस वक्त है 7, लार्ज में क्या स्टोर हो जाएगा 7। ठीक है, अब चेक करो, इफ n1 इज ग्रेटर देन लार्ज, क्या n1 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है? देख लेते हैं। n1 की वैल्यू है 6 और लार्ज की वैल्यू है बेटा 7। क्या 6 7 से बड़ा है? कंडीशन होगी ये फॉल्स। अब यहाँ पे आपने ज़रा ध्यान से देखना है, जब कंडीशन बेटा फॉल्स होती है, आपको याद है हमने देखा था फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिथम में, जब कंडीशन फॉल्स होती है तो जो एल्स पार्ट है या जो एल्स की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है। अब इस एल्गोरिथम में आपको कहीं भी एल्स नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? हमने बताया था एल्स पार्ट बेटा ऑप्शनल होता है, वो अगर ना भी लिखें बेटा आप एल्स पार्ट, तो इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अब इस बात को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे देखें ये कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली लाइन रन नहीं करेगी। मतलब मैं यहाँ वैल्यूज को कर रहा हूँ फिलहाल अरेज। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ तक हम पहुँच गए थे। क्या 6 7 से बड़ा है? कंडीशन होगी फॉल्स, तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं इस लाइन पे। अब देखते हैं n2 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है। n2 की वैल्यू है बेटा 5 और लार्ज की वैल्यू हमारे पास है 7। क्या 5 7 से बड़ा है? ये कंडीशन भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब ये कंडीशन भी फॉल्स है तो ये वाला जो पार्ट है सेट लार्ज टू n2 ये भी रन नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, आउटपुट लार्ज। तो लार्ज में क्या स्टोर है बेटा, लार्ज में शुरू से यही स्टोर है 7 इन वैल्यूज से। ठीक है, और प्रोग्राम पे क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। तो ये बेटा हमने देखा इन वैल्यूज़ को चेंज करके। यहाँ पे मैंने इसलिए ऑर्डर चेंज करवाया है ताकि आपको एल्स का बताऊं कि पहले वाले में तो सिंपल था 5 6 7,
पहले 5 स्टोर हुआ, फिर 6 स्टोर हुआ, फिर 7 स्टोर हुआ। इसका मतलब उस वक्त आपके पास इफ कंडीशन दोनों ट्रू थी, ठीक है। इफ कंडीशन 2 बार चली है, पहले स्टेप 4 पे चली, फिर स्टेप 5 पे चली, ठीक है। वैल्यू अपडेट होती रही। अपडेट भी मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे सेट में, ठीक है, कि वैल्यूज़ को अपडेट भी करता है। ये देखें यहाँ सेट वैल्यूज़ को अपडेट भी कर रहे हैं। पहले कोई और वैल्यू थी, अब कोई और वैल्यू है। वो इसमें तो ज़्यादा नहीं लग रहा, आपको समझ आएगी। वो पिछले जो मैंने नंबर्स बताए थे 5, 6, 7 उस पर अप्लाई होगा। एक और चेंज करते हैं इसमें हम, ठीक है। अब हम बेटा क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं 6, यहाँ पे रखते हैं 7 और यहाँ पे रखते हैं 5, ठीक है। अब हम इस तरह अप्लाई करके देखते हैं। ये इसलिए मैं आपको बेटा बता रहा हूँ बार बार, ताकि आपको अगर फ्लो चार्ट नहीं समझ आया तो कम से कम एल्गोरिथम तो आ जाएगा समझ, ठीक है। इसको मैं वैल्यूज़ को अरेज कर रहा हूँ ताकि हम अपनी वैल्यूज़ को अपडेट कर लें उस लिहाज से, ठीक है। अब देखें बेटा और से, सेट लार्ज टू n0। n0 की क्या है हमारे पास वैल्यू, n0 की वैल्यू हमारे पास इस वक्त है 6, तो क्या होगा 6 जाके स्टोर हो जाएगा लार्ज में, ठीक है। 6। इफ n1 इज ग्रेटर देन लार्ज, क्या n1 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है, देख लेते हैं। n1 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है, यस कंडीशन ट्रू है बेटा, क्योंकि n1 की वैल्यू है 7 और लार्ज की वैल्यू है इस वक्त 6। अब इफ कंडीशन ट्रू है तो फिर ये वाला जो पार्ट है ये भी एग्जीक्यूट होगा। तो सेट लार्ज टू n1, n1 की वैल्यू क्या थी 7 और लार्ज की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 7 ही हो जाएगी, ठीक है। सेट लार्ज टू n1 का मतलब है कि n1 की जो भी वैल्यू है उसको कर दो सेट जाके या स्टोर कर दो लार्ज में, तो अब लार्ज की वैल्यू होगी बेटा 7, ठीक है। इसके बाद अब आए स्टेप नंबर 5 पे, गौर से देखें। इफ n2 इज ग्रेटर देन लार्ज, क्या n2 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है, देख लेते हैं। n2 की वैल्यू हमारे पास है 5, लार्ज की वैल्यू अभी हमने स्टोर की है 7। क्या 5 7 से बड़ा है, कंडीशन होगी है फॉल्स। कंडीशन क्या होगी बेटा फॉल्स। अब देखें क्या ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, सेट लार्ज टू n2 वाली, नहीं होगी। कंडीशन क्या होगी फॉल्स, तो एल्स पार्ट चलेगा। एल्स क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ, एल्स ऑप्शनल होता है, तो इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी इसके बाद वो एग्जीक्यूट होगी। वो क्या है, आउटपुट लार्ज। तो लार्ज की वैल्यू आखिर में अभी क्या स्टोर करवाई है हमने 7, तो यही बेटा हमारा आंसर आ जाएगा और एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। इसका मतलब हमने ये देखा कि इन तीनों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 7। मैंने आपको तीनों वे है उनसे वैल्यूज़ को ऑर्डर चेंज करके मैंने बता दिया कैसे ये एल्गोरिथम वर्क करेगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ 5 लिख दें, यहाँ लिख दें 7, यहाँ लिख दें 6। आप अपनी मर्जी का कोई भी ऑर्डर लेके समझें इसको। मैंने आपको 3 ऑर्डर से समझा दिया ताकि एक बार हमने देखा दोनों इफ चले, एक बार देखा हमने कि दोनों इफ नहीं चले, एक बार हमने देखा एक इफ चला दूसरा इफ नहीं चला, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको तकरीबन तीनों जो इसके कंडीशन थी या तीनों मेथड्स थे, तीनों रास्ते तो जो थे इस एल्गोरिथम के, किस किस तरह ये वर्क करेगा, फ्लो इसका बनेगा, वो मैंने आपको तीनों से बता दिया। आप अपनी मर्जी के मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेके इसको देखिएगा, ठीक है। तो मैं ये वैल्यूज़ फिलहाल अरेज नहीं कर रहा, या आप देख लीजिएगा या रिवाइंड करके देख लीजिएगा दोबारा। नेक्स्ट बेटा हमारा एल्गोरिथम है 6, to assign grade to a subject based on achieved marks। ये भी हमने फ्लो चार्ट देखा था इसका कि अचीव्ड मार्क्स या ऑब्टेन मार्क्स जितने लिए हैं उसने, उसकी बेस पे हमने ग्रेड को असाइन करना है, ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट के। ये हम बेटा पहले देखते हैं। इससे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लें जो हमने 5 एल्गोरिथम की है, ठीक है। 5th एल्गोरिथम की पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं क्योंकि बुक में दी हुई है थ्योरी इसकी थ्योरी नहीं दी हुई, उसकी दी हुई है, तो उसकी पढ़ लेते हैं पहले। पेज नंबर 19 एल्गोरिथम उसी तरह जो मैंने लिखा है, इसलिए अब आए आप नीचे जो पैराग्राफ लिखा है। In this algorithm, step 1 shows starting of the algorithm. Step 2 shows that a user provides 3 numeric values. Numeric का मतलब numbers. And they stored in computer memory with the names n0, n1 and n2. कैसे मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं, n0, n1 and n2. In this algorithm, initially we assume that the largest value is n0. वो कह रहा है कि हम एज्यूम कर रहे हैं इस एल्गोरिथम में कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या है n0 है स्टार्ट में इनिशियली, एंड वी कंपेयर इट विद द अदर 2 वैल्यूज, और कंपेयर कर रहे हैं बाकी 2 वैल्यूज से। सो स्टेप 3 शोज दैट डेटा ऑफ n0 इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। डेटा ऑफ n0, इस वक्त n0 की वैल्यू क्या है 6, तो वो स्टोर हो जाएगा लार्ज में, यही वो बात कर रहे हैं। डेटा ऑफ n0 इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विद अ नेम लार्ज। स्टेप 4 डिस्क्राइब्स दैट इफ द वैल्यू ऑफ n1 is greater than large,
अब स्टेप 4 क्या कह रहा है कि क्या n1 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है। डिस्क्राइब्स दैट इफ द वैल्यू ऑफ n1 इज ग्रेटर देन लार्ज देन द वैल्यू ऑफ लार्ज इज अपडेटेड। क्या होगा, लार्ज की वैल्यू अपडेट होगी अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई। एंड इट्स न्यू वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ n1, और इसकी न्यू वैल्यू क्या होगी, जो n1 की वैल्यू है। ये मैं आपको सारा समझा चुका हूँ। इन केस n1 इज लेस देन और इक्वल टू लार्ज, वो कह रहा है कि अगर n1 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हो जाए लार्ज के। आप इस तरह भी देख सकते हैं, अगर आपने दो सेम वैल्यूज हमने अगर इनपुट करवाई हैं क्या होगा तब, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ बता रहा है वो। इन केस n1 इज लेस देन और इक्वल टू लार्ज, कि n1 की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो या इक्वल टू हो लार्ज से, तो क्या होगा, देन स्टेप 4 विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ लार्ज। तो स्टेप 4 पे फिर कोई वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगी लार्ज की। ठीक है, अब हम इसको बेटा अप्लाई करके देखते हैं। गौर से मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ आपको। इन केस n1 इज लेस देन और इक्वल टू लार्ज देन स्टेप 4 विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ लार्ज। अब वो कह रहा है बेटा कि अगर n1 की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू हो जाए लार्ज से। अब हम बेटा ये जो इसने बात की है इसको अप्लाई यहाँ करते हैं। ठीक है, इन वैल्यूज से अप्लाई करेंगे तब आएगी आपको समझ। ठीक है, अब मैं दोबारा इनकी वैल्यूज को कर रहा हूँ चेंज। अब यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं मैंने वैल्यूज चेंज की हैं। ठीक है, मैंने वैल्यूज जो पहले दी थी उससे चेंज कर ली। मैं इसलिए आपको डिफरेंट वैल्यू से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे वो जो बात कर रहा है बुक में, जो मैंने भी आपको बताई है कि अगर n1 की वैल्यू लेस देन हो या इक्वल टू हो लार्ज के, तो क्या होगा। तो वैल्यूज देखें गौर से। n0 की वैल्यू 5 है, n1 की वैल्यू 4 है, n2 की वैल्यू 3 है। n0 स्टोर हो जाएगा लार्ज में, तो n0 की वैल्यू 5 है, लार्ज की वैल्यू भी स्टोर हो गई 5। अब बेटा गौर से देखें, इफ n1 इज ग्रेटर देन लार्ज, क्या n1 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है। देखते हैं, n1 की वैल्यू 4 है और लार्ज की वैल्यू हमारे पास है 5। अब देखें क्या n1 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है, कंडीशन हो गई है फॉल्स। यही उसने लिखा है। अगर ऐसा हो जाए कि n1 की वैल्यू लेस हो लार्ज से या इक्वल हो, अगर बेटा ये इक्वल भी होती, अगर यहाँ 5 भी होता तब भी कंडीशन फॉल्स होती, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो ग्रेटर देन का लिखा हुआ है, इक्वल टू का नहीं है। ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन का है। तो अगर यहाँ 5 भी होता है n1 में, ठीक है, मैं इस तरह भी बेटा करूं कि मैं यहाँ 5 लिख दूं। अब देखें जरा, अब वो आपको इक्वल टू वाली बात भी समझ आएगी। यहाँ मैं 5 लिख दूं, n0 की वैल्यू लार्ज स्टोर हो गई 5 में। ठीक है, अब n1 की वैल्यू भी क्या मिली है उसको, 5 मिली है। तो क्या 5 से बड़ा, 5 से बड़ा तो नहीं है बेटा, 5 के इक्वल होता है। तो ये कंडीशन फिर क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। तो लेस देन पे भी ये फॉल्स होगी और इक्वल टू भी बेटा ये फॉल्स होगी। यही बात उसने यहाँ की है। दोबारा पढ़ें, इन केस n1 इज लेस देन और इक्वल टू लार्ज। इन केस n1 इज लेस देन और इक्वल टू, पहले मैंने बताया था लेस देन वाला जब मैंने यहाँ 4 लिखा था, अब मैं बता रहा हूँ इक्वल टू वाला जब मैंने यहाँ 5 लिखा है। ठीक है, then step 4 will not affect the value of large, then step 4 will not affect the value of large। तो इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये एल्स पार्ट रन करेगा, फिर इफ पार्ट को रन करेगा ही नहीं। ठीक है, मैंने बताया था ये सारी स्टेटमेंट इफ पार्ट के लिए कि अगर इफ पार्ट ट्रू हो जाए, तो यहाँ पे इफ पार्ट हमारा ट्रू हो ही नहीं रहा तो क्या चलेगा, फिर एल्स पार्ट चलेगा, वो जो ऑप्शनल है। ठीक है, वो जो यहाँ है ही नहीं एल्गोरिथम में। ठीक है, तो फिर जो भी उसके बाद स्टेटमेंट होगी वो रन होगी। अब आगे देखते हैं बुक से। ठीक है, ये समझ आ गई बात आपको, इक्वल टू और लेस देन वाली। ठीक है, ये भी मैंने आपको मुख्तलिफ वैल्यू से समझा दिया। Next, similarly, step 5 may change the value of large provided that n2 is greater than large। वो कहता है स्टेप 5 भी शायद वैल्यू चेंज कर दे अपनी, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, provided that n2 is greater than large। ये तब होगा, ये वैल्यू तब अपडेट होगी जब n2 की वैल्यू लार्ज से बड़ी होगी। वही बात कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब ही लार्ज की वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगी, वरना वो अपडेट नहीं होगी। ये मैं सारी बातें बेटा आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल से, मुख्तलिफ वैल्यू से समझा चुका हूँ। आप मुख्तलिफ वैल्यूज पे हर एक बात अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी एग्जाम्पल यहाँ देती हैं। इसी एल्गोरिथम में मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया ताकि आपको आ जाए समझ के कैसे मुख्तलिफ वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट एल्गोरिथम था इफ देन का, इसलिए मैंने बहुत टाइम लगाया इसमें। ठीक है, हमने पढ़ लिया बुक से भी। लास्ट है क्या लाइन बस, स्टेप 6 डिस्प्लेज द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ लार्ज। स्टेप 6 में हम क्या हो रही है, रिजल्टेंट या जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, आउटपुट आ रही है, वो शो हो रही है लार्ज में। जो भी आखिरी वैल्यू लार्ज में स्टोर होगी वो आउटपुट में शो हो जाएगी। और फिर स्टेप 7 में हमारा एल्गोरिथम एंड हो रहा है। अब बेटा हम करते हैं नेक्स्ट अपना एल्गोरिथम, टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन अचीव मार्क्स। कि अचीव मार्क्स या ऑब्टेन मार्क्स की बेस पे आपने ग्रेड असाइन करना है एक सब्जेक्ट को। ठीक है,
स्टेप 1 स्टार्ट। स्टेप 2 इनपुट नंबर्स ऑब्टेन्ड अंडरस्कोर है, ये क्या है, ये अंडरस्कोर जो नीचे डलती है, ठीक है ना, डैश नहीं है, ये अंडरस्कोर है। ऑब्टेन्ड अंडरस्कोर मार्क्स कॉमा टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, ये वही है, आपको पता है ऑब्टेन मार्क्स भी नंबर्स की फॉर्म में होंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, टोटल मार्क्स में भी न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, तो इसलिए इनपुट नंबर्स कॉमा ऑब्टेन अंडरस्कोर मार्क्स कॉमा टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, ये इनपुट है। अब हम करेंगे प्रोसेसिंग या कोई फॉर्मूला लिखेंगे। तो स्टेप नंबर 3 सेट परसेंटेज टू, क्या फॉर्मूला है परसेंटेज का, ऑब्टेन्ड अंडरस्कोर मार्क्स, क्योंकि यहाँ भी अंडरस्कोर लिखा है तो यहाँ भी अंडरस्कोर लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टोटल अंडरस्कोर मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, अब यहाँ बेटा ध्यान से, मैंने अभी इसको कंप्लीट नहीं किया एल्गोरिथम को, अभी हम करते हैं इसको कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि इसका स्टेप 4 काफ़ी लेंथी है, उस पर मल्टीपल कंडीशन ने चेक होना है, यहाँ पे इफ़ और एल्स लगना है, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन लगनी है एल्स की, वो अब हम देखते हैं। यहाँ पे बेटा आप देखें, आप इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, कि अगर परसेंटेज जो यहाँ हमने निकाली है वो 80 से बड़ी है, ठीक है, सेट ग्रेड टू ए प्लस, तो ग्रेड की वैल्यू क्या कर दो, सेट मेमोरी में जाके ग्रेड की वैल्यू को कर दो सेट ए प्लस, ठीक है, कि मेमोरी में ए प्लस जाके स्टोर हो जाए। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या होगा, तो बेटा चलेगा एल्स पार्ट, अब एल्स पार्ट ही हमने यहाँ लिखना है। फिर क्या होगा, एक और यहाँ आएगी बेटा कंडीशन, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70, तो क्या करो, फिर आपको पता है, आपने फ्लो चार्ट भी इसका देख लिया था, मैं आपको पेज नंबर अभी बेटा दोबारा बता रहा हूं। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, सेट ग्रेड ए, इसका मतलब अगर 70 से ज्यादा है उसकी परसेंटेज, तो फिर क्या हो, ग्रेड ए हो, मतलब सेट हो जाए वैल्यू ग्रेड में ए, ठीक है, जैसे हमने प्रोसेसिंग सिंबल में फ्लो चार्ट में देखा था। मैं पेज नंबर आपको बता रहा हूं 12, पेज 12 पे आप देखें, प्रोसेसिंग सिंबल में अगर कंडीशन ट्रू है, यस है, तो फिर ग्रेड इज इक्वल टू ए प्लस, अगर 70 से ग्रेटर है तो फिर ग्रेड इज इक्वल टू ए। इसी तरह बेटा हमने नेक्स्ट लिखनी है लाइन सारी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम दोबारा एल्स, ये इफ एल्स इफ है, ठीक है, ये मतलब ये नेस्टेड इफ एल्स कह सकते हैं या इफ एल्स इफ कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। एल्स दोबारा यहाँ लिखना है आपने, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, सेट ग्रेड बी, यहां पे क्या लिखना है आपने, सेट ग्रेड बी, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद दोबारा एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, सेट ग्रेड सी, तो क्या कर दो, सी को कर दो सेट, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं बेटा, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्योंकि नीचे बहुत नीचे हो जाएगा, ऊपर लिख रहा हूं मैं इधर, एल्स, ये स्टेप 4 ही चल रहा है बेटा, ठीक है, याद रखिएगा स्टेप 4 ही है अभी तक। एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 40 होगा, क्योंकि हम 50 तक पहुंच चुके हैं, सेट ग्रेड टू डी, यहां पे क्या लिखेंगे हम, डी। उसके बाद बेटा दोबारा एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 33, सेट ग्रेड टू ई। इसके बाद बेटा जब सेट ग्रेड हो गया ई, अगर उसकी परसेंटेज 33 से ज़्यादा है, ठीक है, अब लास्ट कंडीशन है, गौर से देखें, अब लास्ट कंडीशन ये होगी कि अगर 33 से भी कम है परसेंटेज, तो फिर क्या हो, तो फिर हो बेटा ग्रेड एफ, मतलब सेट ग्रेड टू एफ। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एल्स, अब यहाँ पे हमने इफ नहीं लिखना, इफ खत्म हो गया हमारे, अब सिंपल एल्स लिखना है, एल्स सेट ग्रेड टू
F, सेट ग्रेड टू F, मतलब ग्रेड को क्या कर दो बेटा, सेट F पे। अब बेटा हमारा स्टेप 4 कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इनमें से कोई एक ही कंडीशन बेटा ट्रू होगी, वो डिपेंड करता है हमारी परसेंटेज की वैल्यू पे। अब बेटा हम क्या करते हैं, जो लास्ट 2 स्टेप्स है वो देखते हैं। इसमें हमने एक आउटपुट करवाएंगे और एक में बेटा हम क्या करवाएंगे, एंड। तो स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 क्या लिखेंगे हम इधर, यहाँ पे हम बेटा सिंपल लिखेंगे डिस्प्ले या आउटपुट ग्रेड, क्योंकि हमने ग्रेड ही प्रिंट करवाना था। यहाँ लिखेंगे आउटपुट ग्रेड और लास्ट में लिख देंगे एंड। ठीक है बेटा, ये हमारा बेटा कंप्लीट हो गया है एल्गोरिथम टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन अचीव्ड मार्क्स, कि अचीव्ड मार्क्स या ऑब्टेन्ड मार्क्स की बेटा बेस पे हमने ग्रेड को असाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बार मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। स्टेप 1 आपको पता है, स्टेप 2 में हमने नंबर्स इनपुट करने हैं, मतलब नंबर्स यहाँ क्या हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाना है परसेंटेज का, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अंडरस्कोर बोल लीजिएगा क्योंकि ये वेरिएबल का नाम है अंडरस्कोर। ठीक है, ऑब्टेन्ड अंडरस्कोर मार्क्स टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। अब हमने कंडीशन करनी है चेक। स्टेप 4, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80। अब बेटा यहाँ पे आए जरा आप, जैसे हम वहाँ कर रहे थे, वहाँ पे हमने एल्स नहीं लिखा था, वहाँ पे एल्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं भी, क्योंकि वहाँ पे एल्स लिखने की हमें ज़रूरत इतनी खास नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास एल्गोरिथम भी था छोटा और बस 2 ही हो रही थी चेक कंडीशन। ठीक है, मतलब N0 N1 N2, N0 पहले हमने लार्ज में रखा हुआ था, बाकी 2 कंडीशन चेक करनी थी, तो इसलिए एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। ठीक है, क्योंकि एक ही एल्स था, वो अगर ना भी हम लगाएं तो ऑप्शनल है, तो हम बाकी स्टेटमेंट से आउटपुट देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है लगाना एल्स। ठीक है, इसलिए देखें उसने क्या किया है, ये एक आपके पास कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या चलता है, इफ़ के साथ स्टेटमेंट्स। तो इफ के साथ स्टेटमेंट्स कौन सी चल रही हैं, ये वाली सारी, सेट ग्रेड टू A+, सेट ग्रेड A, सेट ग्रेड B, सेट ग्रेड C। बेटा मैंने शायद 2 नहीं लिखा इसके साथ, वो लिख ले, ये सेट ग्रेड 2 आएगा। ठीक है, सेट ग्रेड टू A, सेट ग्रेड टू B, सेट ग्रेड टू C, सेट ग्रेड टू D, सेट ग्रेड टू E और सेट ग्रेड टू F। चलिए F मैं बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ E तक देखें आप, कि अगर ये कंडीशन कोई एक ही ट्रू होगी बेटा, इन सब में से कोई एक ट्रू होगी, तो अगर ये फर्स्ट वाली ट्रू है तो ये ग्रेड प्रिंट करो, अगर ये वाली ट्रू है तो ये प्रिंट करो। इस तरह बेटा यहाँ तक ये चलता है। अब मैं आता हूँ, अगर कंडीशन फॉल्स होती जाती हैं, ये फर्स्ट करें ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, जब फॉल्स हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, क्या चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा। एल्स के साथ क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, एल्स के बाद ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, फिर एक इफ लिखा हुआ है, एल्स के अंदर एक इफ लिखा हुआ है, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70। अब ये होगा चेक कि क्या परसेंटेज की वैल्यू 70 से बड़ी है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर क्या चलेगा, वही है तो इफ ही ना, ये इफ वाला पार्ट चलेगा। अगर नहीं तो फिर एल्स वाला, एल्स के अंदर फिर इफ लिखा हुआ है, फिर ये वाली चेक होगी कंडीशन। अगर ये सही है इफ, तो फिर ये ग्रेड हो जाएगा सेट, नहीं तो फिर एल्स चलेगा, एल्स के अंदर फिर इफ लिखा हुआ है, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50 सेट ग्रेड टू C। ठीक है, अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये हो जाएगा ग्रेड सेट, अगर ये फॉल्स है तो फिर क्या, एल्स चलेगा, एल्स चलेगा, एल्स के अंदर भी क्या है, फिर इफ है, फिर इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 40 सेट ग्रेड टू D, फिर देखेगा कि क्या परसेंटेज 40 से बड़ी है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये हो जाएगा सेट ग्रेड D। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट चलेगा, एल्स के अंदर फिर क्या लिखा हुआ है, एक इफ लिखा हुआ है, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 33 सेट ग्रेड टू E, तो फिर ग्रेड को कर दो सेट E पे। अब बेटा लास्ट पे ध्यान से आए, अगर ये वाली स्टेटमेंट भी बेटा आपकी फॉल्स हो गई, मतलब इफ पार्ट आपका नहीं चला, एल्स पार्ट आपका चल रहा है, तो फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पे आएगा इस एल्स पार्ट पे। अब इस एल्स पार्ट पे कोई इफ नहीं है, इस एल्स पार्ट पे बस एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि क्या करो, सेट कर दो ग्रेड को F पे। तो क्या होगा, इस जगह जब यहाँ आएगा आपका एल्गोरिथम, अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो रही है जाहिर है तभी यहाँ तक पहुँचेगा वो, जब यहाँ आएगा तो फिर ग्रेड उसको मिलेगा F। ठीक है, सेट ग्रेड टू F, मतलब F की वैल्यू, F जो है वो स्टोर हो जाएगा ग्रेड में जाके। ठीक है, सेट हो जाएगा। फिर स्टेप 5 में आउटपुट ग्रेड, तो आखिरी बार ग्रेड में क्या स्टोर थी वैल्यू, F स्टोर थी ना, तो वही प्रिंट हो जाएगी। डिस्प्ले आउटपुट मतलब आउटपुट ग्रेड वही प्रिंट हो जाएगी और एंड। अगर बेटा ये सब काम ना हो रहा हो, पहली कंडीशन ही हमारी क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अगर हमारी पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई है स्टेप 4 में जो पहली वाली है, तो फिर क्या होगा, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 सेट ग्रेड टू A+। तो ये जो वैल्यू है आपके पास ग्रेड की
ये हो जाएगी सेट ए प्लस में, और बाकी कुछ चेक नहीं होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ चेक नहीं होगा। डायरेक्ट यहाँ आएगा स्टेप 5 पे आउटपुट ग्रेड, वो प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे आउटपुट वो जो है ए प्लस, और फिर एंड कर देगा। ठीक है, जो कंडीशन ट्रू होगी फौरन बाकी कंडीशंस को छोड़ देगा वो, और आउटपुट ग्रेड करवा देगा। ठीक है, तो इस तरह बेटा आपने देखा है कि कैसे एक एक स्टेप पे मैंने आपको बताया है कि एल्गोरिथम आपका रन कर रहा है। ठीक है, हर एक कंडीशन पे कब कंडीशन ट्रू हो रही है, कब फॉल्स हो रही है, सारा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बेटा हम आते हैं नेक्स्ट फ्लो चार्ट नंबर 7 पे। फ्लो चार्ट नंबर 6 आप देख लें, बुक पे इसी तरह दिया हुआ है उसने। ठीक है, नेक्स्ट फ्लो चार्ट नंबर 7 ये बेटा अभी हम करते हैं, इसको मैं रेज करता हूँ, और फिर हम फ्लो चार्ट नंबर 7, फ्लो चार्ट नंबर 8 और फ्लो चार्ट नंबर 9 को करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट आवर रिमेनिंग एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम नंबर 7, टू फाइंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। आपने एक अमाउंट पे इंटरेस्ट फाइंड करना है। हमने इसका फ्लो चार्ट बेटा देख लिया था, अब हम इसका एल्गोरिथम आज देखते हैं। मैं आपको फ्लो चार्ट रेफरेंस के लिए पेज नंबर बता रहा हूँ बुक का। पेज नंबर आपका 9 है, जहाँ पे हमने ये फ्लो चार्ट देखा था प्लेन इंटरेस्ट का। तो ये इंटरेस्ट है, तो हमने फार्मूला यही यूज़ करना है प्लेन इंटरेस्ट का। ठीक है, आप अपने सामने रखें पेज नंबर 9 ताकि आप रेफरेंस ले सकें फार्मूले की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान एल्गोरिथम है। सबसे पहले लिखना है स्टेप नंबर 1 विच इज़ स्टार्ट, वो हमने लिख लिया है। स्टेप नंबर 2 में हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, इनपुट। तो इनपुट हम यहाँ लेते हैं 3 चीज़ें। इनपुट पहले तो आप वही लिखेंगे जो आप लिखते हैं नंबर्स, कॉमा, अमाउंट, कितनी अमाउंट है, उसके बाद रेट और ईयर्स, मतलब क्या रेट है इंटरेस्ट का और कितने साल के लिए लेने ईयर्स। ठीक है, तो ये हमने 3 वैल्यूज़ इनपुट लेनी है यूज़र से। उसके बाद स्टेप नंबर 3, यहाँ पे बेटा हमने करनी है प्रोसेसिंग। तो जब हमने प्रोसेसिंग करनी है तो कोई फार्मूला होगा। तो क्या फार्मूला है, प्लेन इंटरेस्ट का फार्मूला हमने देखा था फ्लो चार्ट में, तो यहाँ पे हम वही पुट करते हैं। ठीक है, सेट प्लेन अंडरस्कोर, उसमें शायद बुक में लिखा हो इंटरेस्ट, टू। अब फॉर्मूला लिखना बेटा हमने, क्या था इसका फॉर्मूला, अमाउंट इनटू रेट, इसको आप करेंगे डिवाइड 100 से और मल्टीप्लाई बाय ईयर्स। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, अमाउंट इनटू रेट, इसको डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई बाय ईयर्स, और आप इसको ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके अराउंड ब्रैकेट लगा लें या इसके अराउंड लगा लें। ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा हमने देख लिया है कि हमने स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट किया। स्टेप नंबर 2 में हमने इनपुट वैल्यूज़ करवाई 3, अमाउंट, रेट और ईयर्स। और स्टेप नंबर 3 में सेट प्लेन अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर है, प्लेन अंडरस्कोर इंटरेस्ट 2। अब क्या फॉर्मूला है, अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर्स। अब बेटा हमने ये स्टेप कर लिया प्रोसेसिंग का। अब हमने आउटपुट दिखानी है, तो आउटपुट क्या होगी, आउटपुट में हम शो करवाएंगे प्लेन अंडरस्कोर इंटरेस्ट को। तो यहाँ लिखेंगे हम आउटपुट प्लेन अंडरस्कोर इंटरेस्ट, और लास्ट स्टेप आपको पता है एंड। ठीक है बेटा, ये हमने कंप्लीट कर लिया एल्गोरिथम। बहुत आसान था, ये हमने फ्लो चार्ट भी इसका देख लिया था, तो बस फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, बाकी हम इजीली ये परफॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट एल्गोरिथम है बेटा एल्गोरिथम नंबर 8, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है ये फ्लो चार्ट से, मैं आपको फ्लो चार्ट भी अभी पेज नंबर बुक से बताता हूँ। पहले पढ़ते हैं, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये हम कर चुके हैं फ्लो चार्ट में कि हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चेंज किया था। सेल्सियस को बेटा आप सेंटीग्रेड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है, वाइस वर्सा का मतलब होता है बेटा ऑपोजिट, जो आपने पहले बात की है, ये आपने पहले बात की है। अब वाइस वर्सा का मतलब इसका ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या होगा कि हमने फिर फ़ारेनहाइट को भी कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। अब यहाँ पे बेटा आपने 2 बार इनपुट लेनी है यूज़र से। फर्स्ट टाइम क्या लेनी है आपने यूज़र से इनपुट, कि आप करेंगे इनपुट टेम्परेचर इन सेल्सियस, दूसरी बार आप लेंगे इनपुट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट।
प्रोग्राम को एंड आप करेंगे तब, ये एल्गोरिथम को एंड आप करेंगे तब जब आपके पास दोनों का आंसर आ जाएगा कन्वर्ट होके, ठीक है। अब हम देखते हैं वो किस तरह करना है। मैं आपको पहले बुक का पेज नंबर बता रहा हूँ। बुक का पेज नंबर निकाले 9, जो मैंने पहले बताया था इसके लिए, ठीक है। तो आप पेज नंबर 9 निकाले, वहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो सबसे पहले स्टेप है वो हमने लिखा हुआ है स्टार्ट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इनपुट। अब सबसे पहले हमने ये पार्ट करना है इस एल्गोरिथम का, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो क्या लिखेंगे, हमने कन्वर्ट करना है बेटा सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो हमने इनपुट क्या लेना है, सेल्सियस में। तो इनपुट नंबर, यहाँ पे नंबर है क्योंकि एक ही है तो इसलिए नंबर कॉमा सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद सेट, क्या करना है, सेट फ़ारेनहाइट। तो सेट फ़ारेनहाइट टू, अब याद है आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बताया था, जो आप फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ेंगे इसका या पढ़ते हैं वो थोड़ा सा फॉर्मूला सेम है, बस उसकी अरेंजमेंट उसने यहाँ इस बुक में थोड़ी सी चेंज कर दी है, ठीक है। वही अरेंजमेंट हमने यहाँ लिखी है जो बुक में लिखी हुई है या जो उसने फ्लो चार्ट में लिखी थी। आप देख सकते हैं पेज नंबर 9 पे उसने एल्गोरिथम में थोड़ा सा और अरेंजमेंट चेंज कर दी है जो फ्लो चार्ट में दी थी, ठीक है। फ्लो चार्ट में आप देख लें एक अरेंजमेंट, और एक आप देख लें पेज नंबर 21 पे जो आपकी बुक का है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं अरेंजमेंट उसने डिफरेंट कर दी है, ठीक है। वहाँ पे ब्रैकेट्स थी, यहाँ पे उसने ब्रैकेट्स नहीं इंसर्ट की, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, बस आपके पास जो फॉर्मूले के मेन ऑपरेटर्स हैं वो सही होने चाहिए या जो वैल्यूज हैं उस फॉर्मूले में, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, जो आपने इनपुट टेम्परेचर करवाया है, इसको करेंगे आप मल्टीप्लाई 9 और होल डिवाइड करेंगे 5 से और फिर प्लस 32। ये बेटा उसने बुक पे इस तरह फॉर्मूला लिखा हुआ है। वैसे ज़्यादा इजी ये था कि वो इस तरह लिखता, सेल्सियस इंटू 9/5 यहाँ लिखता। बात तो एक ही है बेटा, लेकिन फिर भी ज़्यादा अच्छा आपको इस तरह समझ आ रहा था या लिखना इजी होता है कि सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। लेकिन उसने एल्गोरिथम में आप देख सकते हैं उसने इस तरह लिखा हुआ है कि इसने इस होल को किया डिवाइड 5 से। आंसर बेटा, आंसर फिर भी सेम आएगा, बस ये अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट कर दिया उसने, ठीक है। तो आप इस तरह लिख लें या जैसे मैंने लिखा था इससे पहले 9/5 सेपरेट लिख लें, बात एक ही है, आंसर सेम आएगा, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से जैसे भी लिख लें, ठीक है। अब हमने करना है बेटा आउटपुट। क्या करना है आउटपुट, हमने जो हमने टेम्परेचर निकाला है अभी, क्या निकाला है फ़ारेनहाइट का, तो हम लिखेंगे आउटपुट फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे बेटा आपने एल्गोरिथम को ख़त्म नहीं करना, स्टेप 5 एंड अभी नहीं करना क्योंकि हमने वाइस वर्सा वाला पार्ट करना है। तो अब यहाँ पे हम लेंगे इनपुट दोबारा। अब क्या लेंगे इनपुट, अब बेटा हम इनपुट लेंगे नंबर कॉमा फ़ारेनहाइट, ठीक है। इनपुट नंबर कॉमा फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इनपुट लेना है नंबर फ़ारेनहाइट, मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू देनी है। अब हम लिखेंगे स्टेप नंबर 6, ठीक है। स्टेप नंबर 6 में बेटा हम लिखेंगे फॉर्मूला जो होता है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं सेट सेल्सियस टू, अब यहाँ पे सेट सेल्सियस टू, ठीक है। अब इसका बेटा हमने लिखना है फॉर्मूला, ये देख लें फॉर्मूला इसका क्या है, ऑपोजिट होता है बेटा ये जो आपने ऊपर देखा है फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, ठीक है। आप देख सकते हैं आपकी बुक में भी इसी तरह का फॉर्मूला लिखा होगा। ये ऑपोजिट है बेटा इस ऊपर वाले फॉर्मूले के, ठीक है। अगर आपने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर आपने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट यूज़ करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके बाद बेटा हमने क्या करना है स्टेप नंबर 7, तो वो क्या होगा स्टेप नंबर 7, आउटपुट सेल्सियस। आउटपुट सेल्सियस। और लास्ट स्टेप नंबर 8 एंड। ठीक है बेटा, ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना एल्गोरिथम। आप ये भी कर सकते हैं बेटा कि आप फ्लो चार्ट भी खुद बना सकते हैं, किसका,
फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का, ठीक है। खुद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। पेज नंबर 9 निकालें आप अपनी बुक का, वहीं से मैं हिंट देता हूँ आपको। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है। प्रिंट फ़ारेनहाइट का मतलब उसने स्टेप 4 तक आपको फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है। इसके बाद आप एंड सिंबल है वो नहीं बनाएंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, एक इनपुट आउटपुट सिंबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे इनपुट नंबर स्लैश फ़ारेनहाइट या कॉमा फ़ारेनहाइट। उसके बाद एक बनाएंगे प्रोसेसिंग सिंबल, बीच में आपको पता है फ्लो लाइंस आप लगाएंगे, आपको पता है। प्रोसेसिंग सिंबल में आप क्या लिखेंगे, ये फार्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है, या जैसे उसने फार्मूला लिखा था फ़ारेनहाइट का, आप सेल्सियस का भी उस तरह लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट आउटपुट सिंबल में लिखेंगे आउटपुट सेल्सियस, और फिर प्रोग्राम को या फ्लो चार्ट को एंड करेंगे, ठीक है, स्टार्ट एंड सिंबल से। इसके बाद बेटा हम करते हैं 9th एल्गोरिथम। ये सबसे डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका फ्लो चार्ट भी उसने पहले नहीं हमें बताया, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से करना है। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको एक एक स्टेप में इसको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ देनी है। जैसे हमने मुख्तलिफ एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स में वैल्यूज़ पुट करके हम हर स्टेप में वैल्यूज़ को चेंज कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे। जैसे हमने देखा था राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर, उसमें हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ भी हम वैल्यूज़ करेंगे पुट, और उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या हर स्टेप में वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना आपने, पहले इसको समझेंगे है क्या एल्गोरिथम। फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स, क्या फाइंड करने हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर से बेटा आपको एक बात याद आई होगी कि हमने यहाँ पे मॉड ऑपरेटर या मॉड फंक्शन यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। याद है क्या करता था मॉड ऑपरेटर या मॉड फंक्शन, कि वो अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब है नंबर इवन है, अगर वैल्यू 0 ना आए मॉड की, मतलब जो आंसर आता है इक्वल का, वो अगर 0 के इक्वल ना आए तो वो ऑड नंबर है, ठीक है। तो यही हमने आज करना है, लेकिन उसने आगे बात की हुई है फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम, रेंज भी देनी है हमने, फ्रॉम n1 टू n2। कोई भी बेटा वैल्यू हम देंगे n1 टू n2। अब n1 टू n2, n1 है स्टार्टिंग और n2 क्या है, एंडिंग। मतलब आपने बेटा रेंज जब देनी है तो जाहिर है आपने कोई नंबर स्टार्टिंग में देना है और कोई एंडिंग में देना है। तो वो यही कह रहा है रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2। इसके बाद बेटा लिखा था उसने वेयर n2 इज ग्रेटर देन n1। वो कह रहा है कि n2 की वैल्यू n1 से बड़ी होनी चाहिए। वैसे भी बेटा बात सही है, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग रेंज आप हमेशा देते हैं छोटी, एंडिंग रेंज आप थोड़ी बड़ी देते हैं, ठीक है। तभी जैसे आप कहते हैं, मैं कहता हूँ आपसे क्या मुझे 1 से 100 तक जो इवन नंबर है वो बताएं कौन से हैं। तो देखिए मैं स्टार्टिंग रेंज क्या दे रहा हूँ 1, एंडिंग रेंज क्या दे रहा हूँ 100, ठीक है। इसका मतलब n2 जो मेरे 100 है वो ज्यादा है, n1 छोटा है। तो यहाँ भी यही करना है आपने कि n2 की वैल्यू होनी चाहिए n1 से बड़ी, ग्रेटर, ठीक है। अब हम इसको वैल्यूज को पुट करके देखते हैं और साथ ही एल्गोरिथम भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा मैं n और n2 की वैल्यूज को यहाँ मैं फिलहाल आपको बताऊंगा, क्योंकि वहाँ नहीं है इतनी स्पेस, तो मैं यहाँ वैल्यूज को अपडेट करूंगा, ठीक है, समझाऊंगा मैं उधर ही। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिलहाल n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू, n1 और n2 की बेटा वैल्यू हमने लिखनी है, कोई भी हम लिख लेंगे, ठीक है। n1 की मैं फिलहाल 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप 0 से भी कर सकते हैं, ठीक। जो आप n1 की वैल्यू स्टार्ट करेंगे उसी से फिर आपने आगे लेके चलना है उस एल्गोरिथम को, ठीक है। तो मैं 1 से स्टार्ट करूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। 1 और n2 की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 10। ये मैं जानबूझ के बेटा n2 की वैल्यू ज्यादा रख रहा हूँ ताकि मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप मल्टीपल टाइम्स देखेंगे कैसे यहाँ पे इफ कंडीशन रन होगी, ठीक है। और बार बार मैं आपको वैल्यूज अपडेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने n2 की रेंज ज्यादा दी है, मैं यहाँ 5 भी दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 10 दे रहा हूँ ताकि ज्यादा देर में आपको समझा सकूँ और आपको अच्छी समझ आए, ठीक है। जितनी ज्यादा वैल्यू से आप समझेंगे आपको उतना अच्छा ही समझ आएगा एल्गोरिथम। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 आपको पता है स्टार्ट, स्टेप 2 है इनपुट नंबर्स कॉमा n1 कॉमा n2, ये आपको पता है सिंपल स्टेप्स है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब बेटा हमने स्टेप 3 से अच्छा एल्गोरिथम स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, चेक इस एल्गोरिथम में जो हमने ये ब्रैकेट में लिखा है, क्या यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है क्या n2 n1 से बड़ा है या ऑपोजिट कर लें, क्या n1 n2 से छोटा है या इक्वल है। हम ये भी करेंगे चेक कि क्या n1 n2 से छोटा है या इक्वल है, या ये भी कर सकते हैं चेक क्या n2 n1 से बड़ा है या इक्वल है। तो हम कोई एक कंडीशन रख लेंगे, दोनों से बेटा फायदा नहीं है, फिर और मुश्किल हो जाएगी। हम कोई एक रखेंगे, कोई एक देख ले, जाहिर है अगर एक गलत होगी तो दूसरी ठीक हो जाएगी, या एक सही होगी तो दूसरी गलत हो जाएगी। तो हम यहाँ बेटा करेंगे जो उसने बुक में भी लिखा हुआ है कि वो कहता है कि स्टार्ट में चेक करो स्टेप 3 में कि क्या n1 की वैल्यू n2 से छोटी है या इक्वल है, ठीक है। अब हम ये करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ n1 इज लेस देन इक्वल टू n2, और यहाँ पे मैं बेटा एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ,
ये क्यों कर रहा हूँ बेटा स्टार्ट? इसका मतलब है यहाँ से इफ कंडीशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इफ कंडीशन का स्ट्रक्चर आप समझें स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ n1 इज लेस देन इक्वल टू n2। अब इस ब्रैकेट्स में जो भी होगा वो इफ कंडीशन के अंदर होगा। ये ब्रैकेट में आगे जाके क्लोज भी करूंगा, लेकिन वो थोड़ी आगे जाके हम बाद में देखेंगे। अब बेटा हमने ये करना है सबसे पहले चेक कि क्या n1 की वैल्यू n2 से छोटी है या इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे जो बेटा उसने लिखा हुआ है इक्वल टू, ये वाली वैल्यू सबसे एंड पे जब हम पहुंचेंगे एल्गोरिथम के आखिरी वैल्यू पे, तब जाके ये वाली कंडीशन चेक होगी, क्योंकि हम आपको पता है n1 की वैल्यू शुरू में स्मॉल है। आगे जाके जब हम देखते रहेंगे तो आगे जाके n1 और n2 की वैल्यू एक जैसी भी हो जाएगी, वो आखिर में देखेंगे। तो अभी परेशान ना हो, अभी सिंपल देखें कि n1 की वैल्यू n2 से छोटी है। आप देख सकते हैं इस वक्त n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब है n1 n2 से छोटा है। अब मुझे बताएं कि अगर इफ कंडीशन सही है तो क्या होगा? तो वो इफ कंडीशन के स्ट्रक्चर में जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या स्टेटमेंट्स लिखी हुई है हमने एल्गोरिथम में, तो वही लिखते हैं। अब बेटा हमने जब देख लिया कि n1 की वैल्यू n2 से छोटी है, तो इसका मतलब अब हम ये एल्गोरिथम को आगे लेके चल सकते हैं। अब क्या चेक करेंगे बेटा? अब हम करेंगे चेक कि क्या n1 में जो यूजर ने नंबर इनपुट करवाया है, क्या वो एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? मॉड ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम करेंगे स्टेप 4 में वो एक काम, एक और इफ लगाएंगे। अब हम एक और इफ लगा रहे हैं ये चेक करने के लिए कि क्या जो n1 में वैल्यू है वो इवन है या ऑड है। तो अब लिखते हैं इफ n1 मॉड 2 इक्वल 0। अब देखें बेटा क्या लिखा है मैंने, इफ n1 mod 2 इक्वल 0। ये 2 n2 की बात नहीं हो रही, ये 2 जो आपका नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। 2 जो आपका 1 2 जिसको आप कहते हैं 2 नंबर है आपका ये। अगर n1 mod 2 0 को इक्वल हो तो क्या हो? तो बेटा अब यहाँ पे मैं इसके आगे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है। ये इस इफ की स्टेटमेंट है। इस इफ की स्टेटमेंट मैंने एक और इफ लिख दिया इसके अंदर, मतलब मल्टीपल इफ मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो गौर से देखना है आपने, यहाँ पे मैं लिखूंगा अब आउटपुट n1। मैंने क्या लिखा है यहाँ? आउटपुट n1। मैं अभी इसको समझाता हूँ आपको एक एक वैल्यू पे, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिखा है? आउटपुट n1, ठीक है। अब हम बेटा इसको वैल्यूज को करते हैं पुट और देखते हैं किस तरह ये एल्गोरिथम वर्क कर रहा है। अब बेटा देखें वैल्यूज बड़े ध्यान से आपने देखनी है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टेप 3, क्योंकि स्टेप 2 में तो आपको पता है वैल्यूज इनपुट हो रही है, तो वो हम वैसे ही देख लेते हैं। n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 10 है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में आएगा। बेटा आपने बहुत गौर से एक एक स्टेप पे वैल्यूज को ध्यान से देखना है। n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 10, ठीक है। अब मुझे बताएं क्या 1 10 से छोटे है? जी, कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा? इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा। इसके अंदर एक और इफ बेटा पहले से इंसर्ट है, अब उसको देखते हैं। इफ n1 mod 2 इक्वल 0, n1 की वैल्यू हमारे पास है 1 mod 2। अब बेटा अगर आप इसको 1 को यहां रखें और 2 को बाहर रखें तो आप बताएं क्या ये डिवाइड होते हैं? नहीं होते बेटा, रिमाइंडर कोई ना कोई आता है, तो रिमाइंडर 0 को इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब 1 क्या एक ऑड नंबर है। अब बेटा आपने गौर से देखना है, अगर ये 1 ऑड नंबर है, जाहिर है 1 ऑड नंबर है, यहां पे ये कंडीशन क्या हो गई है? फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स हो तो जो इफ के आगे लिखा होता है वो रन नहीं होता, वो एग्जीक्यूट नहीं होता, हमें कोई एल्स लिखना पड़ेगा या कोई और स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। वो स्टेटमेंट क्या है? अब बेटा हम वो स्टेटमेंट लिख रहे हैं स्टेप नंबर 5 में। बहुत ध्यान से देखना आपने, ठीक है। ये क्या लिखा है बेटा मैंने? अब आपको शायद अभी समझ ना आ रहा हो जब तक हम वैल्यूज पुट नहीं करेंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, ठीक है। क्या वैल्यूज हमने रखी थी? n1 mod 2 आपको पता है इक्वल 0, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। 1 एक इवन नंबर नहीं है, 1 एक ऑड नंबर है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी। वो क्या लिखी हुई है? उसमें एक लिखा हुआ है सेट कर दो, या यहाँ पे ये अपडेट कह रहा है, असल में अपडेट काम कर रहा है, ठीक है। सेट n1 to n1+1, वो कह रहा है n1 की वैल्यू को अपडेट कर दो या सेट कर दो n1+1 के। तो n1 की वैल्यू इस वक्त क्या है? 1, तो 1 में 1 ऐड करें तो क्या आंसर आता है? 2। इसका मतलब ये 2 बेटा n1 में आके सेट हो जाएगा, या आप कह सकते हैं अपडेट हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो इस वक्त अब बताएं मुझे क्या स्टोर होगा n1 में? n1 में स्टोर होगा बेटा अब 2। इस स्टेप के बाद n1 में क्या स्टोर हो जाएगा? 2, ठीक है। अब n1 में जब 2 स्टोर होगा तो क्या होगा? अब हम वो देखते हैं
कि अब हम क्या करेंगे जब n1 में 2 स्टोर हो गया। अब आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि n1 की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है, ठीक है, अभी हमने देख लिया था, ठीक है। अब बेटा जब 2 हो गया तो हमें इसका क्या फ़ायदा है इस 2 का, देखते हैं अब इसका हमें क्या फ़ायदा होगा 2 का। अब मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ उससे आपको 2 का फ़ायदा पता चलेगा कि इस 2 हमें 1 में 1 ऐड करने का क्या फ़ायदा होगा जो हमने 2 बनाया है n1 को, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हमने यूज़ करना है गो टू, जो हमने पढ़ा था फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिथम में। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गो टू, ठीक है, गो टू स्टेप। अभी मैं आगे स्टेप का नाम नहीं लिख रहा, आप लोग मुझे सोचें जरा खुद जहन में क्या लिखूंगा मैं, कौन से स्टेप पे जाऊं, ठीक है। गो टू स्टेप, किस स्टेप पे बेटा हमने लेके जाना है इसको, बेटा हमने स्टेप नंबर 3 पे लेके जाना है इसको। क्यों? क्योंकि वहीं हो रहा है चेक कि क्या n1 की वैल्यू n2 से छोटी है, और उसके बाद फिर होता है चेक क्या वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे गो टू स्टेप 3। इसके बाद हम एक ब्रैकेट जो हमने ओपन की थी उसको एंड करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये पहला वाला इफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इफ कंडीशन यहाँ खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप नंबर 7, स्टेप 7 हम लास्ट में लिखेंगे, वैसे ही आई थिंक वो एंड होगा, वो हम आखिर में देख लेंगे, ठीक है। अभी तो हमने एंड किया नहीं एल्गोरिथम को, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, देख रहे हैं वैल्यू से, ठीक है। तो अब बेटा गौर से देखें कहाँ पे थे हम, उसने कहा था यहाँ तक हम पहुँच गए थे। n1 की वैल्यू इस वक्त क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n1 की वैल्यू जब सेट की n1 to n1 + 1, तो n1 की वैल्यू अब होगी हमारे पास 2। अब उसने कहा गो टू स्टेप 3, गो टू स्टेप 3, स्टेप 3 पे जाओ, ठीक है, हम जा रहे हैं स्टेप 3 पे। अब n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, n2 की वैल्यू वही रहेगी, n2 की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आया, उसने कोई हमने चेंज नहीं किया। n1 की वैल्यू हो गई है 2। अब मुझे बताएं यहाँ भी n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 mod 2, क्या आंसर आता है 2 × 1 2, 2 - 2 = 0। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई है, अब ट्रू हो गई है, ठीक है। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, आउटपुट n1 में क्या बेटा स्टोर है, 2 स्टोर है, तो ये वाला 2 क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा या प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। अब इसके बाद प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, अभी हमने सिर्फ एक इवन नंबर देखा है 1 से 10 तक, अभी और भी बहुत से बेटा इवन नंबर आने हैं इसमें, ठीक है। अभी 4 आना है, 6 आना है, 8 आना है, 10 में भी आना है, तो इसलिए भी काफ़ी रहते हैं। तो इसलिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला इवन नंबर हमने देख लिया है 1 से 10 तक हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब इसके बाद एंड नहीं होगा बेटा, एंड नहीं होगा एल्गोरिथम, अभी ये इसने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है बेटा n1 to n1 + 1। अब हम n1 की वैल्यू क्या थी 2, अब क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 + 1, अब क्या हो जाएगी बेटा इसकी वैल्यू 2 + 1 = 3। मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ और यहाँ भी लिख रहा हूँ ताकि आप लोग साथ साथ इसको देखें, ठीक है। अब n1 की वैल्यू क्या होगी बेटा 3, अब यहाँ भी n1 की वैल्यू 3 है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेप 3, स्टेप 3 पे जाओ, दोबारा जाते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे यहाँ लिखा हुआ है n1 = n2, देख लेते हैं n1 की वैल्यू क्या है 3, क्या 3 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, इस इफ पे आएगा। इफ n1 mod 2, n1 की वैल्यू 3 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, तो 2 × 1 2, 3 - 2 = 1। मॉड क्या इक्वल आया 0 के, नहीं आया, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये तो बिल्कुल रन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इस वक्त मैं वैल्यूज इसकी अरेज कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि इस पे जाएगा ही नहीं, ठीक है, आएगा डायरेक्ट इधर। अब बताएं n1 की वैल्यू क्या होगी सेट n1 + 1, तो अब क्या हो जाएगा, n1 में हमारे पास स्टोर था 3, तो 3 + 1 = 4। तो अब क्या हो गया बेटा, मैं एरो लगा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि n1 की वैल्यू 4 और 3 कैसे हो गई, मैं इसलिए एरो लगा रहा हूँ। 3 में 1 ऐड हुआ 4 वैल्यू स्टोर हो गई n1 में जाके, ठीक है। अब n1 में क्या स्टोर है 4 स्टोर है, ठीक है। आप साथ साथ देखते रहेंगे। उसके बाद गो टू स्टेप 3, अब कहते हैं स्टेप 3 पे जाओ। स्टेप 3 पे किस तरह बेटा हमने जाना है, स्टेप 3 पे हमने जैसे पहले जा रहे थे, अब हमने क्या रखना है n1 की वैल्यू को 4 > 10, कंडीशन होगी हमारी ट्रू। उसके बाद इस इफ में आएगा n1 की वैल्यू 4 mod 2, ठीक है, 2 × 2 4 और 4 - 4 = 0। तो ये कंडीशन क्या हो गई है, अब ट्रू हो गई है। तो ये आउटपुट n1 में क्या स्टोर हो जाएगा 4, ठीक है, पहले से 4 स्टोर है तो यहाँ 4 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक 2 इवन नंबर्स हमने देख लिए, ठीक है, हमने 0 से स्टार्ट नहीं किया, हमने 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो 2 और 4। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट
सेट n1 टू n1 प्लस 1। अब वो कहता है वैल्यू करो सेट n1 की n1 प्लस 1। तो देख लेते हैं, n1 की वैल्यू है 4 और 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो अब n1 की वैल्यू क्या स्टोर हो गई है 5, यहाँ भी आ जाएगा 5। गो टू स्टेप 3, स्टेप 3 पे जाओ वापस। 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हो गई है ट्रू, n1 की वैल्यू 5। तो 2 इंटू 2 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, कंडीशन हो गई है फॉल्स। इसको मैं अब एरेज कर रहा हूँ, कंडीशन हो गई है फॉल्स, ये नहीं चलेगा, यहाँ पे आएगा सेट n1 टू n1 प्लस 1। अब कहते हैं n1 की वैल्यू को n1 प्लस 1 कर दो, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। फिर कहते हैं गो टू स्टेप 3, स्टेप 3 पे जाओ, यहाँ भी मैं कर रहा हूँ 6। दोबारा देखें n1 की वैल्यू क्या हो गई अब 6, क्या 6 छोटा है 10 से, यस, कंडीशन होगी ट्रू, यहाँ पे आएगा 6 मोर 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 6, 2 इंटू 3 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, कंडीशन हो गई ट्रू क्योंकि मॉड 2 इक्वल 0 के है, ठीक है, यानी n1 मॉड 2 इक्वल 0, कंडीशन हो गई ट्रू। n1 में क्या स्टोर हो जाएगा 6 और ये डिस्प्ले भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टोर का मतलब मैं कह रहा हूँ, स्टोर नहीं, मुझे असल में कहना चाहिए डिस्प्ले कहना चाहिए, या आउटपुट हो गई, ठीक है। अब बेटा ये स्क्रीन पे प्रिंट होता जाएगा जब तक कंडीशन हमारी, मेन कंडीशन जब तक हमारी फॉल्स नहीं हो जाती, वो ये वाली कंडीशन है, ये जब तक फॉल्स नहीं होगी तब तक ये स्क्रीन पे प्रिंट होता रहेगा। अब ये नहीं कि आप एक एक स्टेप में देख रहे होंगे साथ स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा, ये प्रिंट तब होगा जब ये एंड होगा एल्गोरिथम। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये n1 की वैल्यू को अपनी मेमोरी में स्टोर करवा रहा है, मतलब प्रिंट करवा के रख रहा है, कि वो सीक्वेंस में रख रहा है, पहले 2 रख लिया उसने, फिर 4 रखा, अब 6 रखा उसने, ठीक है। अब इस तरह देखते जाए आगे। अब n1 की वैल्यू क्या हमारे पास 6, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है, यहाँ पे भी n1 की वैल्यू हो जाएगी 7। गो टू स्टेप 3, n1 की वैल्यू 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हो गई हमारी ट्रू, यहाँ पे आ जाएगा 7 मॉड 2, 7, 2 इंटू 3 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स, यहाँ पे आएगा n1 की वैल्यू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। n1 की वैल्यू अब क्या हो गई हमारे पास 8 होगी, ठीक है। अब हम 10 के करीब पहुंच रहे हैं, ठीक है, अब हमारा एल्गोरिथम खत्म होने वाला है। अच्छा बेटा, अब गो टू स्टेप 3, स्टेप 3 पे जाओ, स्टेप 3 पे दोबारा 8 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, कंडीशन हो गई ट्रू, यहाँ पे आएगा n1 की वैल्यू 8 मॉड 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा यहां पे कंडीशन ट्रू हो गई, तो n1 में क्या हो जाएगा, डिस्प्ले या आउटपुट 8। अब इसने टोटल अब तक 4 इवन नंबर्स रख लिए मेमोरी में अपनी, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा नेक्स्ट स्टेप पे, n1 की वैल्यू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो ये यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। दोबारा जाएगा स्टेप 3 में, यहाँ भी मैं 9 कर रहा हूँ, n1 की वैल्यू हो गई 9। अब बताएं क्या 9 10 से छोटे है, यस, कंडीशन हो गई ट्रू, तो n1 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 9 मॉड 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, कंडीशन हो गई ये वाली फॉल्स, यहाँ पे आएगा n1 की वैल्यू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब गौर से देखना है, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अब ये वाला 10, यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ 10, ऊपर जाएगा क्योंकि लिखा हुआ है गो टू स्टेप 3। यहाँ पे आके बेटा आपने ध्यान से देखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। अब बताएं क्या 10 से छोटा है, नहीं, 10 से छोटा नहीं है, लेकिन एक और बात लिखी हुई है नीचे उसने, इक्वल टू, क्या 10 के इक्वल है, यस, कंडीशन ट्रू है बेटा, तो फिर ये इस ब्रैकेट में जाएगा, दूसरा इफ भी रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है 10 मॉड 2, यहाँ पे हम लिखते हैं 10, तो आपको पता है 10 2 के टेबल पे 10 जाता है, मतलब पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 2 5 are 10, तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब बेटा कंडीशन क्या हो गई हमारी ट्रू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आउटपुट n1 में 10, ठीक हो गया। अब बेटा आप गौर से देखें, नेक्स्ट आएगा इधर ये 10 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे n1 में अब स्टोर 11 स्टोर हो गया। अब देखें जरा, अभी ये खत्म नहीं हुआ, गो टू स्टेप 3, दोबारा ही जाएगा अब स्टेप 3 पे। अब बहुत ध्यान से देखना है, n1 की वैल्यू अब हो गई है 11। अब मुझे बताएं क्या ये कंडीशन बेटा मेन इफ था हमारा, ये मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, क्या ये हमारी मेन इफ कंडीशन
या क्या n1 n2 से छोटा है या इक्वल है? ना बेटा n1 n2 से छोटा है, ना n1 n2 के इक्वल है, असल में वो ग्रेटर हो गया, कंडीशन होगी हमारी फॉल्स। जब हमारी मेन इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इस ब्रैकेट के अंदर नहीं जाएगा। इस ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक जितना भी कोड लिखा है वो रन नहीं होगा, रन नहीं होगा। ठीक है, अब बेटा होगा क्या कि ब्रैकेट के बाद जो लिखा है वो रन होगा, और वो असल में क्या होगा? एंड। तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी बेटा वो इस तरह आएंगी 2 4 6 8 और 10, इस तरह हमारे पास स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपने किस तरह प्रिंट करवाया है उसको, कौन सी लैंग्वेज में। ठीक है, मैं आपको वैसे ही बताया है यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, इवन नंबर जाएंगे बेटा 1 से लेके 10 तक। ठीक हो गया, ये आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आप खुद घर में देख लीजिएगा, n1 की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके। ठीक है, यहाँ तक बेटा हमने देखा है कि कैसे आप एक खास रेंज, स्टार्टिंग रेंज से एंडिंग रेंज तक इवन नंबर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक हो गया, ये बेटा हमारा एल्गोरिथम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसकी आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है, बार बार रिवाइंड करके देखिएगा। खासतौर पे ये एल्गोरिथम एक एक वैल्यू, एक एक स्टेप पे देखना है कि कब कंडीशन फॉल्स हो रही है, कब कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, फिर आपने इसको खुद परफॉर्म करना है। मुख्तलिफ वैल्यूज लीजिएगा, आप जो मैंने ली है वो नहीं लेनी है, आपने डिफरेंट लेनी है। आप ऐसा करें 0 से स्टार्ट कर लें या 1 से स्टार्ट कर लें और एंडिंग रेंज दे दें 20। इस तरह आप बहुत बार देख सकेंगे कि कितने इवन नंबर आ जाएंगे। या आप स्टार्टिंग में अगर मुश्किल लग रहा है तो 5 ले लें, चले एंडिंग रेंज n2 5 ले लें। ठीक है, उसमें भी 2 और 4 आपके पास इवन नंबर्स आ जाएंगे। जो भी आपने करना है बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस मतलब वैल्यूज के साथ, जैसे मैंने आपको बताया वैल्यूज ऊपर लिख के। ठीक है, इस तरह आपने सोचना है कि मेमोरी में इस तरह हो रहा होगा। ठीक हो गया, ये बेटा हमने एल्गोरिथम कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको अब शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 52, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड प्लेन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। ये वही एल्गोरिथम है जो हमने लिखा है, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, राइट एन एल्गोरिथम टू कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट एंड वाइस वर्सा। ये भी हमने कर लिया है। पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 54, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2 वेयर n2 इज ग्रेटर देन n1। ये बेटा यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 54 तक कंप्लीट हो गए नोट्स के शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो बुक का है पेज 21 पे, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और हो सकता है आपके क्योंकि 15 सितंबर करीब आ रही है तो अब शायद आपका ये क्लास में लेक्चर हो। ठीक है, जो भी हो हम नेक्स्ट लेक्चर अपना, चाहे वो ऑफलाइन हो, मतलब आपके साथ फेस टू फेस हो क्लास में, या ऑनलाइन हो यूट्यूब के ज़रिए, तो हम इसको नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स। ठीक है, आपका ऑलमोस्ट ये हाफ चैप्टर हो गया, अब जो रिमेनिंग हाफ चैप्टर है उसको हम इंशाल्लाह जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 14 कंप्लीट होता है, हमने अपने एल्गोरिथम्स को कंप्लीट कर लिया आज। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।